ओके। तो सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम। अ, आज सबसे पहले मैं शुक्रगुजार हूँ। आई रियली वांट टू थैंक इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट टैक्स, जिन्होंने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी कि आज आप तमाम के सामने मैं कुछ बातें कर सकूं। स्पेशली सर बशारत, जिन्होंने बहुत एफर्ट की इन चीज़ों के लिए। और हमारी एक डिस्कशन रही जिसमें हमने इस पॉइंट को आइडेंटिफाई किया कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं, कुछ पॉइंट ऐसे हैं जो कि स्टूडेंट्स जो कोर्सेज कर रहे हैं अभी यूएस टैक्स का, अगरचे वो चाहे इस इदारे से हो या किसी और इदारे से हो, बहुत सी जगहों पे उन्हें मिसकंसेप्शन है और कई जगहों पे वो मिसगाइडेड भी हैं। और कुछ जो है वो कुछ ज़्यादा ही ओवर मोटिवेटेड है, जिसकी वजह कर हमने सोचा कि हम एक सेशन करते हैं जिसके अंदर हम स्टूडेंट को कुछ क्लैरिटीज देंगे, उनके कुछ क्वेश्चंस के आंसर करेंगे और कुछ चीज़ों पे हम गाइडेंस प्रोवाइड करेंगे कि आया कि किस तरीके से वो इस यूएस टैक्सेशन के करियर में आगे अपने आप को स्केल कर सकते हैं, अपने करियर को किस तरीके से परस्यू कर सकते हैं। और इस पूरे इवेंट का मकसद कोई पेड प्रमोशन या कोई पेड कोर्स सेल करना नहीं है। मेरी और बशारत साहब की जो बात हुई थी उसमें हमने इत्तेफाक इसी बात पे किया था कि हम ये जो सेशन कर रहे हैं प्योरली दिल से सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट्स की खैर ख्वाही के लिए, उन्हें मोटिवेट करने के लिए, उन्हें गाइड करने के लिए कर रहे हैं। तो होप्स हो कि ये सेशन हमारा हेल्पफुल होगा आप तमाम स्टूडेंट्स को। आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले मैं अपना एक इंट्रोडक्शन दे दूं। हो सकता है कुछ लोग आप लोगों में से मुझे जानते भी हों। तो मेरा नाम अमीनुल हक है और मैं एज अ सीनियर टैक्स एनालिस्ट कॉन्टोर में सर्व कर रहा हूँ। पिछले पास्ट एक्सपीरियंस के अंदर मैंने 4 सीपीए फर्म्स में सर्व किया है और एक रेनॉन्ड इंस्टीट्यूट मिर्चा वाला हब ऑफ अकाउंटेंसी में मुझे यूएस टैक्स पढ़ाने का मौका मिला। उन्हीं उसी के बाद आज बशारा साहब से सलाम दो हुई तो उन्होंने कहा कि हम भी इसी फील्ड में, तो एक छोटा सा एक कॉम्बो कर लेते हैं जहाँ पे हम दोनों इंस्टीट्यूट की चीज़ों को कंबाइन करके अपने स्टूडेंट्स के लिए एक बेनिफिशियल सेशन करते हैं। आगे चलते हैं। आज का हमारा जो एजेंडा है, तो सबसे पहले जो आज हमारा एजेंडा है वो तीन है। नंबर वन, हाउ टू डू रिसर्च विथ योर टेक्स्ट स्किल्स। सबसे मेन चीज है, और मैंने जब सेशन करवाया था अपने इंस्टीट्यूट के अंदर तो वहां पे हमने सबसे ज्यादा जो फोकस किया था वो रिसर्च वर्क के ऊपर ही था। तो उसमें क्या क्या चीजें इंक्लूड है, क्या चीजें करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए और आगे जाके इसका फायदा आप कैसे उठा सकते हैं, ये हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट स्लाइड के अंदर। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा वो है स्ट्रेटजीज ऑफ सेलिंग एंड अर्निंग। सबसे क्रूशल टॉपिक जो स्टूडेंट्स के हवाले से होगा वो तो यही कहेंगे कि सर रिसर्च करना तो छोड़ें, इस मेन टॉपिक पे आए जो सेकंड टॉपिक है आपका, क्योंकि हमें इससे ही कंसर्न है। बहरहाल उस पर भी डिस्कशन करेंगे, कुछ चीज़ें मैं बताऊंगा, कुछ चीज़ें आप इसके अंदर ऐड करेंगे जितने स्टूडेंट शामिल है अभी। और थर्ड जो हमारा पॉइंट है वो है, थर्ड जो हमारा एजेंडा है आज का वो है इंटरव्यू गाइडेंस। कि इंटरव्यू में क्या सवालात आपसे किए जा सकते हैं, उसमें कैसे जवाबात देने हैं आपको और किस तरीके से इंटरव्यू की प्रिपरेशन करनी चाहिए। इसमें एक इंटरव्यू सेशन वो भी है जो क्लाइंट के साथ आप करते हैं एज अ सर्विस प्रोवाइडर, तो उसको भी इंशाल्लाह मैं कवर अप करूंगा। तो ये मेन हमारा तीन एजेंडा है आज का। होप्स हो कि ये तीनों एजेंडा आपके लिए फ्रूटफुल हो। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। ओके, सो डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले आपको मैं ये बता दूं कि यूएस टैक्स के अंदर स्कोप, क्योंकि ऑलरेडी आप में से तमाम जितने लोग हैं या तो वो एग्जिस्टिंग स्टूडेंट हैं या वो ऑलरेडी क्वालिफाइड हैं या कोर्सेज कंप्लीट कर चुके हैं, तो उन्हें पता है कि इस कोर्स का, इस करियर का, यूएस टैक्सेशन का स्कोप क्या है ऑल ओवर द वर्ल्ड, ऑल ओवर द मार्केट जो कि हमारे यहाँ आउटसोर्सिंग की है, और यूएस के अंदर से कितनी अपॉर्चुनिटीज है। टू बी ऑनेस्ट, सिर्फ और सिर्फ अच्छी बातें करना ही मुनासिब नहीं होता। तो मैं ये बात पहले बता दूं कि स्कोप बहुत ज्यादा है, लेकिन उस स्कोप में अपने आप को, अपनी वैल्यू ऐड करने के लिए आपको बहुत सी चीजें करनी पड़ती हैं, और हम जो है स्पेशली उस स्पेसिफिक चीजों को ना स्किप कर जाते हैं और हम कहते हैं इतना स्कोप है तो इसमें से तो हमें इतना फ्रूट तो मिलना ही चाहिए। तो ऐसा नहीं होता। बहरहाल
स्कोप हम पहले देख लेते हैं कि हमारे पास स्कोप क्या है यूएस मार्केट के अंदर। तो इसको आप स्कोप भी कह सकते हैं और एक इंडिविजुअल स्पेसिफिक फील्ड्स भी कह सकते हैं, क्योंकि ये हर एक जो स्कोप आपके सामने मेंशन है, ये हर एक अपने आप में एक अलग दुनिया है। ऐसा नहीं है कि आप एक चीज जानते हैं तो आप तमाम चीजों को जानते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। हमारे पास सबसे फर्स्ट स्कोप जो है वो इंडिविजुअल इनकम टैक्स। इनकम टैक्स रिटर्न कह लें, इनकम टैक्स फाइलिंग कह लें, इनकम टैक्स प्रिपरेशन कह लें, तीनों एक ही चीज का नाम है। थोड़ी बहुत चीजें डिफरेंट होती हैं। वो क्या है, टेक्निकल चीजें। अच्छा, मैं टू बी ऑनेस्ट बता दूं कि मैं यहाँ टेक्निकल बातें करने के लिए आज नहीं बैठा। वजह इसकी है कि आपके पास ट्रेनर मौजूद है, आपके पास इंस्टीट्यूट की टीम मौजूद है, वो आपको ट्रेनिंग भी दे रही है, वो आपको टेक्निकल चीजों के ऊपर गाइडेंस भी प्रोवाइड कर रही है। तो मेरी आज की ड्यूटी में ये शामिल नहीं है कि मैं आपको टेक्निकल चीजों के हवाले से गाइडेंस प्रोवाइड करूं। मेरा काम ये जरूर है कि मैं आपको करियर के हवाले से और गाइडेंस प्रोवाइड करूं, और जो कॉन्सेप्ट के अंदर इश्यूज है हमारे इस इंडस्ट्री को लेकर उसको क्लेरिफाई करूं। कोई अगर आप लोगों को टेक्निकल इश्यूज आते हैं मेरे इस सेशन के दरमियान, काइंडली नोट डाउन कर ले आप उन्हें, और अपने ट्रेनर से या इंस्टीट्यूट की जो टीम है उससे डिस्कस करें। कहीं अगर मैं वैल्यू ऐड कर सकता हूं, कहीं मैं अगर जवाबात दे सकता हूं, श्योरली आई बी देयर। अदरवाइज आई नो ऑल द टीचर्स यू हैव दिस इंस्टीट्यूट हैव, ऑल द टीचर्स आर कॉम्पिटेंट, तो वो आसानी से इन चीज़ों को हैंडल कर लेंगे। बट फिर भी अगर कहीं आपको लगता है कि नहीं मुझसे ही स्पेसिफिक जवाबात चाहते हैं आप, यू कैन कॉन्टेक्ट टू द इंस्टीट्यूट एडमिन टीम, वो आपको इसके ऊपर रिस्पॉन्स प्रोवाइड कर देगी। बहरहाल, तो इनकम टैक्स हमारा सबसे पहला स्कोप है, जिसके अंदर इंडिविजुअल इनकम टैक्स, फिर बिजनेस इनकम टैक्स और कॉर्पोरेट इनकम टैक्स। ये मेन तीन चीजें जो आप लोगों को पढ़ाई भी जाती हैं, आप लोग जिनकी मार्केट भी समझते हैं, और आप कहते हैं कि हाँ यही चीजें हैं जो यूएस मार्केट में परफॉर्म की जाती है। लेकिन टू बी ऑनेस्ट उसके अलावा भी ठीक ठाक कह सकते हैं एक मार्जिन है मार्केट के अंदर जो कि यूटिलाइज होता है। बट चूंकि हमारा फोकस जो है वो एक स्पेसिफिक तीन टैक्सेस के ऊपर है, इंडिविजुअल, बिजनेस और कॉर्पोरेट। अच्छा, एक मिसकॉन्सेप्शन यहाँ पे क्लियर करता जाऊं। बिजनेस और कॉर्पोरेट में फर्क क्या है? आप कह सकते हैं कि उस पर कोई भी फर्क नहीं है, लेकिन यूएस के अंदर मैं हमेशा कहता हूँ टर्मिनोलॉजीज जो है वो बहुत मैटर करती हैं। तो जो कॉर्पोरेट टैक्स या कॉर्पोरेट इनकम टैक्स कहा जाता है ना, वो सिर्फ 1120 जो सी कॉर्प के रिटर्न होते हैं उसको कॉर्पोरेट इनकम टैक्स रिटर्न कहा जाता है। बिजनेस इनकम टैक्स में एस कॉर्प और पार्टनरशिप शामिल होते हैं, इसको हम 1120 और 1065 कहते हैं। और इंडिविजुअल भी आप कह सकते हैं, क्योंकि वो बिजनेस इनकम टैक्स जरूर होता है, अगर स्केड्यूल सी के अंदर होता है, लेकिन वो बिजनेस इनकम टैक्स ही होता है। तो ये फर्क है जो कि टर्मिनोलॉजीज का है। अदरवाइज में कोई ऐसी चीज नहीं कि आप कहें कि नहीं सर हमें जो है वो बिजनेस ही हम कहेंगे इसे, दैट्स टोटली फाइन। बट यूएस के अंदर एक कॉन्सेप्ट है कि जब आप कॉर्पोरेट की बात करते हैं तो वो सी कॉर्प की बात होती है। तो इस तरह की छोटी छोटी ट्रिकी चीजें जो होती है ना, वो आपके अंदर बहुत वैल्यू ऐड करती है जब आप क्लाइंट से कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, चाहे क्लाइंट से हो चाहे आप इंटरव्यू में जॉब के लिए इंटरव्यू देने गए हो। तो आपको इस तरह की छोटी मोटी बातें जो होती है ना, वो आपके स्किल्स को शो करती हैं कि इस बंदे को, इस पर्टिकुलर इंडिविजुअल को कितनी इन डेप्थ नॉलेज है इस फील्ड के हवाले से। तो इस तरह की चीजों को ना नोट किया करें, क्योंकि ये कोई बुकिश रूल नहीं है कि आप बुक में देखें कि अच्छा कॉर्पोरेट को कहा जाता है और बिजनेस को कहा जाता है। मेन कंसर्न ये होता है कि क्या ये चीज मार्केट में जिस तरीके से यूटिलाइज की जा रही है, यूज हो रही है टर्मिनोलॉजीज, क्या हम उस तरह यूज कर रहे हैं, यस या नो। बहरहाल आगे मूव करते हैं। तो हमारे पास इस तीन मेन मेजर टैक्स के टॉपिक्स के या टैक्स के स्कोप के अलावा भी टैक्सेस है, जिसमें टैक्स प्लानिंग आती है। अच्छा, टैक्स प्लानिंग के अंदर भी बहुत सारी चीजें कि कौन सी टैक्स प्लानिंग होती है, इसमें रिटायरमेंट अकाउंट, दीगर चीजें, बहुत सारी चीजें इंक्लूड हो जाती हैं। हेल्थ इंश्योरेंस अकाउंट, एसएसए के अकाउंट, बहुत सारी चीजें इंक्लूड होती हैं। तो इसके अंदर भी एक अलग से स्पेशलिटी होती है। बहुत से लोग होते हैं जो सिर्फ टैक्स प्लानिंग करते हैं, वो टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करते। मैं अपने खुद जानने वालों में ऐसे लोगों को जानता हूँ जो सिर्फ टैक्स प्लानिंग करते हैं और वो उसी की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, इवन दो वो टैक्स फाइलिंग नहीं करते अपने क्लाइंट्स के लिए। आगे आते हैं स्टेट एंड गिफ्ट टैक्स। ये एक बहुत बड़ी दुनिया है। अगर पाकिस्तान के हवाले से मैं एक बात कहूँ तो हमारे यहाँ आपने सुना होगा विरासत और तोहफे तोहफे के अंदर रिसेंटली मुल्क में बहुत सारी चीजें हुई। तो बहरहाल अल्लाह रहम करे। तो ये भी एक बहुत बड़ा टॉपिक है यूएस के अंदर भी, क्योंकि वहां पे भी स्टेट एंड गिफ्ट्स के ऊपर बहुत सारे क्लाइंट्स होते हैं। क्योंकि आपको पता है जब आप मार्केट में होते हो तो 36 तरह के केसेस आपके पास आ रहे होते हैं, डिफरेंट केसेस आपके पास आते हैं और आप डिफरेंट केसेस से इंटरेक्ट करते हैं। तो
इवन दो स्टेट एंड गिफ्ट टैक्स एक बहुत मेजर पोर्शन रखता है अपने साथ, क्योंकि इसकी ट्रीटमेंट, इसकी फाइलिंग, इसकी रिक्वायरमेंट सब डिफरेंट है। तो इसके अंदर भी स्कोप है, स्पेशलिटी है। आगे रहते हैं हमारे पास सेल्स टैक्स एंड एक्साइज टैक्स। ये बहुत कॉमन है। इवन दो जो लोग इनकम टैक्स से वाकिफ होते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम वो सेल्स टैक्स एंड एक्साइज टैक्स से भी वाकिफ होते हैं। होता क्या है क्या नहीं है, अगेन ये टेक्निकल चीजों की तरफ हम चले जाएंगे, तो मैं उसको एक्सप्लेन नहीं करने लगा। बट ये जरूर है कि सेल्स टैक्स बहुत आसान है। अगर आप टेक्निकलिटी के अंदर जाएंगे, बहुत डिटेल में जाएंगे, तो फिर उसमें लाजमी सी बात है, मुश्किलात आती हैं। लेकिन सेल्स टैक्स, एक बंदा जो इनकम टैक्स या बिजनेस टैक्स को जानता है, इंडिविजुअल के और बिजनेस के इनकम टैक्स को, तो सेल्स टैक्स को समझना, सेल्स टैक्स को फाइल करना, सेल्स टैक्स की ट्रीटमेंट करना, सेल्स टैक्स को बनाना, उसकी प्रिपरेशन करना बहुत आसान है। क्योंकि यूं कह ले, जिस बंदे को करोला चलानी आती है तो उसको मेहरान चलाने में कोई परेशानी नहीं होती। तो इट्स सम सॉर्ट ऑफ लाइक दिस। तो ये भी आप लोगों के लिए एक स्कोप है कि आप इसमें भी अपने आप को स्केल अप कर सकते हैं, और इसका बड़ा काम है। मैं कंप्लीट कर तो फिर एक बात और आपको बताऊंगा। एक है इंटरनेशनल टैक्सेशन, इसको आप कहते हैं क्रॉस बॉर्डर टैक्सेशन भी कहा जाता है। टू बी ऑनेस्ट, ये एक ऐसा पार्ट है जिसको मैं कहता हूँ कि बहुत डिफिकल्ट है। तो इसकी तरफ स्कोप बहुत है, क्योंकि अब जो दुनिया हो गई है, अब जिस तरीके से रेवोल्यूशन आ गई है, अब जिस तरीके से यूएस के अंदर बिजनेसेस आ रहे हैं, उसमें मोस्टली नॉन यूएस रेजिडेंट के बिजनेस हैं। उसमें मोस्टली वो लोग हैं, कंपनीज है, कॉर्पोरेट है जो इन्वॉल्व है, जो कनाडा, यूएस और डिफरेंट जगहों से जो है वो बिजनेस कर रही हैं आके। तो वो सारे लोग जिस स्पेसिफिक एरिया से बिलोंग करते हैं, वो कहलाता है इंटरनेशनल टैक्सेशन। लेट से एक कंपनी है, वो यूके में है, उसने यूके से यूएस में इन्वेस्टमेंट की, कंपनी रन कर रहे हैं, फिर वो यहाँ से पैसे यूके भेजते हैं। पेरेंट है, सब्सिडरी है, इस तरह की चीजें जो आती हैं, यहाँ से पैसे अगर आपने कनाडा भेजने हैं, कनाडा में आपकी पेरेंट कंपनी है, सब्सिडरी आपकी यूएस के अंदर है, तो इस तरह की सारी चीजें जो है वो क्रॉस बॉर्डर टैक्सेशन के अंदर आती हैं। अच्छा चलो, ये तो कंपनी की बात हो गई। इंडिविजुअल में क्रॉस बॉर्डर टैक्सेशन क्या होता है? एक बंदा है जो कि यूएस कनाडा का भी है और यूएस का भी है। तो जो शख्स, जो इंडिविजुअल दोनों जगह का रेजिडेंट है, तो अगर वो रह रहा अभी कनाडा में है और उसकी अर्निंग यूएस और कनाडा दोनों जगह से है, तो कैसे उसकी ट्रीटमेंट की जाएगी? ये सारी की सारी चीजें जो है वो इंटरनेशनल टैक्सेशन या क्रॉस बॉर्डर टैक्सेशन के अंदर आती हैं। डिफिकल्ट है ये। इसमें एक्सपर्टीज हासिल करने के लिए कम से कम मैं कहता हूँ, जो मुझे मुझे लगता है कि एटलीस्ट इंसान को 5 ईयर स्पेंड करने चाहिए विद क्रॉस बॉर्डर टैक्सेशन स्पेशलिस्ट। क्योंकि जितने भी सीपीएज या ईएज हैं, 90% लोग क्रॉस बॉर्डर टैक्सेशन में स्पेशलिस्ट नहीं होते हैं, उनकी स्पेशलिटी ये नहीं होती है। तो एक स्पेसिफिक एरिया, बहुत मोटा तगड़ा पैसा है इसके अंदर, क्योंकि क्रॉस बॉर्डर टैक्सेशन के लोग बहुत कम है। लेकिन इफ यू वांट, यू कैन स्केल अप योर करियर इन दिस स्कोप एज वेल। आगे हमारे पास टैक्स कंप्लायंस एंड रिपोर्टिंग। उसके आगे फ्रेंचाइज टैक्स एंड एनुअल रिन्यूअल। ये वो छोटी छोटी चीजें हैं जो कि यूं समझ लें, चंक है। आते जाते जब आप जो भी आप काम कर रहे हैं, साइड में हासिल करना चाहते हैं आप, टैक्स कंप्लायंस रिपोर्टिंग के ऊपर फ्रेंचाइज टैक्स एनुअल रिन्यूअल फाइल कर देना, ये $50, $60, $100, इस तरह के काम होते हैं, बहुत आसान होते हैं। जस्ट आपको सिर्फ और सिर्फ फोकस करना पड़ता है, थोड़ी रिसर्च करनी पड़ती है। अभी हमारा नेक्स्ट जो स्लाइड है, उसमें हमने रिसर्च के ऊपर ही फोकस किया है, किस तरीके से करना हम वहां भी बताएंगे आपको। तो मेन ये चीज है कि ये जो स्कोप्स आपके पास हैं, इसके अंदर आप अपने आप को स्केल अप कर सकते हैं। न सिर्फ ये कि आप सिर्फ 3 चीजों के ऊपर, बिजनेस, इंडिविजुअल और कॉर्पोरेट के ऊपर अपने आप को स्टक रखें। मल्टीटास्किंग होंगे, मल्टी स्कोप आपके पास होंगे, तो आपके पास रेवेन्यू के भी मल्टी रिसोर्सेज होंगे। आगे हमारे पास पेरोल टैक्सेशन। टू बी ऑनेस्ट, पेरोल टैक्सेशन थोड़ा सा डेप्थ नॉलेज के साथ होना जरूरी है, उसके ऊपर एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, उसके ऊपर डिफरेंट स्टेट के डिफरेंट रूल्स भी एप्लीकेबल होते हैं। ये थोड़ा सा काम, मैं ये कहता हूँ, पेरोल का काम रिस्की ज्यादा है, जो कि ये रिकरिंग बेसिस पे है। पेरोल के अंदर स्केजुअल्स होते हैं, लेट से वीकली स्केजुअल है, बाई वीकली स्केजुअल है, मंथली स्केजुअल है, समय मंथली स्केजुअल भी होते हैं। तो यूएस के अंदर बेसिकली, अच्छा ये क्लियर कर दूं कि पाकिस्तान में हमारे यहाँ हमें सैलरी जो मिलती है वो दो वेजेस वेजेस पे ही मिलती है। एक है हमारे पास सैलरी वेजेस, जो कि ईयरली या मंथली डिसाइडेड होता है हमारा, और दूसरा होता है हमारा दिहाड़ीदार मजदूर, जिसको हम कहते हैं, यानी डेली वेजेस। यूएस के अंदर इसके अलावा भी वीकली, बाई वीकली, समय मंथली, मंथली, अच्छा समय मंथली को कोई फोर्टनाइट भी कहता है। तो टर्मिनोलॉजीज के इश्यूज अगर आते हैं, तो लाजमी सी बात है, हर एक जिसको जो प्रेफर करता है उस चीज को यूटिलाइज कर सकता है, ठीक है। तो
पेरोल के अंदर खास तौर पे अपॉर्चुनिटीज बहुत है। वजह इसकी ये है कि ये बहुत फोकस वाला काम है। अगर आप इसके ऊपर फोकस नहीं करते पेरोल के ऊपर, तो होता ये है कि थोड़े अरसे के बाद जैसे आप काम स्टार्ट कर लेते हैं और काम करना स्टार्ट करते हैं, तो कहीं ना कहीं आपसे मिस्टेक के चांसेस बढ़ जाते हैं। और वो क्यों बढ़ जाते हैं, वजह इसकी यही होती है कि आप फोकस करके वो काम नहीं कर पा रहे होते। क्योंकि ये रिकरिंग बेसिस के टास्क है, ये एक ह्यूमन साइकी है कि जो चीज रिपीटेटिव होती है ना, इंसान उसमें अपने आप को एक कंफर्ट जोन का शिकार हो जाता है कि ठीक है यार, ये तो हर बार करना है। तो वो बंदा उस काम में उतना फोकस नहीं कायम कर पाता। टू बी ऑनेस्ट, पेरोल का काम रिस्की काम है, लेकिन इसमें रिकरिंग बेसिक क्लाइंट होते हैं। आप मंथली इनसे स्केजुअल वाइज इनकम अर्न कर सकते हैं। लेट से एक क्लाइंट है, वो कहता है मुझे वीकली पेरोल रन करना है, आप पर वीक पे चार्ज कर सकते हैं उनसे। जिसका समय मंथली या बाई वीकली पेरोल है, आप उनसे बाई वीकली भी चार्ज कर सकते हैं। इसके अंदर भी स्कोप बहुत है। और मेरे कुछ जानने वाले हैं, वो सिर्फ और सिर्फ पेरोल का बिजनेस कर रहे हैं। और इवन दो मेन, शायद आपने नाम सुना हो, एडीपी। एडीपी है, पे चेक है, पेलोसिटी है, ये वो कंपनीज है जो सिर्फ पेरोल रन करती हैं और ये पेरोल पे भी पैसे बना रही हैं। तो ये थोड़े से एक्सपेंसिव सॉफ्टवेयर भी हैं। सॉफ्टवेयर तो नहीं कहता मैं इनको, प्लेटफॉर्म्स कहता हूँ। प्लेटफॉर्म और सॉफ्टवेयर में फर्क क्या है, इंशाल्लाह कभी लेटर ऑन डिस्कस करने का मौका मिला तो डिस्कस करूंगा। बहरहाल ये प्लेटफॉर्म्स है जहाँ पे आप इनसे कॉन्ट्रैक्ट करते हैं कि भाई हमारे पास क्लाइंट आता है, उनसे कॉन्ट्रैक्ट करता है, हमारे पास नंबर ऑफ क्लाइंट्स, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इतने हैं, इनके सारे कंप्लाइंसेस, सारे पेरोल, पे चेक, सारी चीजें आप लोगों ने डील करनी। तो पे चेक जो है वो उनके बिहाफ पे पेरोल प्रोसेस करता है। अब पेचेक एक बहुत बड़ा इदारा है। टू बी ऑनेस्ट, मैंने पेचेक के कई क्लाइंट ऐसे देखे हैं जो कि मतलब कंप्लायंस नहीं होते, उनकी वो पेमेंट जा रही होती है, कैलकुलेशन क्या हो रही क्या नहीं हो रही, उनको आइडिया नहीं होता, या आइडिया होता है शायद मिस कर जाते, क्योंकि वो वहां पे वॉल्यूम बहुत ज्यादा है। तो कई क्लाइंट एडीपी पेलोसिटी से भी मूव होकर इंडिविजुअल की तरफ गए कि हाँ, हमें एक स्पेसिफिक बंदा चाहिए जो कि हमारे पेरोल के इश्यूज को देखे। क्योंकि होता यह है कि जब जहां पे आप काम लेते हैं जिनसे और उनके पास वॉल्यूम ज्यादा होता है, तो वो स्पेसिफिक आपके ऊपर फोकस नहीं कर पाते। सॉरी। आगे हमारे पास रियल एस्टेट टैक्सेशन। रियल एस्टेट टैक्सेशन यूएस के अंदर भी बहुत वैल्यूएबल और बहुत अ, ऐसी चीज है जिसके अंदर एक ठीक ठाक लोग पैसे अर्न कर रहे हैं। कुछ लोगों को आप जानते होंगे जो कि रियल एस्टेट का बिजनेस कर रहे हैं, आजकल हमारे सोशल मीडिया पे काफी मशहूर भी है। सॉरी। और रियल एस्टेट की बात की जाए तो पाकिस्तान में भी रियल एस्टेट का काम जो है, रियल एस्टेट का बिजनेस, बिजनेस का हो या धंधा का हो, वो भी बहुत उरूज पे है। तो यूएस के अंदर भी जो है वो प्रॉपर्टी सेल बाय परचेजिंग सारी चीजें चल रही होती है, और उनको भी टैक्स के एस्पेक्ट से हेल्प की जरूरत होती है कि क्या आया कि हम इस प्रॉपर्टी को परचेज कर रहे हैं तो क्या इसके डॉक्यूमेंटेशन हमारे पास कंप्लीट है, इस प्रॉपर्टी को परचेज या सेल कर रहे हैं तो क्या हमारे पास जो इसके गेन या लॉस हो रहा है तो उसकी ट्रीटमेंट क्या होनी चाहिए, क्या नहीं होनी चाहिए। तो ये वो सारे स्कोप है जहाँ पे आप वर्क कर सकते हैं। आ, ये मैंने इतने स्कोप क्यों बयान किए, मैंने सिर्फ तीन ही क्यों नहीं बताया आप लोगों को, वजह इसकी मैं आगे बताऊंगा इंशाल्लाह स्लाइड के अंदर। क्योंकि आपके पास ऑप्शंस क्या है ये आपको पता होना चाहिए। अगर आपको सिर्फ ये बता दिया जाए कि आपके पास सिर्फ एक ही रूट है यहां से एक डेस्टिनेशन से लेकर दूसरे डेस्टिनेशन तक पहुंचने का, तो सारे उसी रूट पे दौड़ते हैं और फिर वहां क्लैशेस भी होते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं। और फिर डीमोटिवेशन भी बहुत ज्यादा आ जाती है, क्योंकि भाई हम ये अज्यूम करते हैं कि भाई इस रास्ते पे बहुत से लोग जा रहे हैं तो मेरा उस रास्ते पे पहुंच के इनसे आगे जाना बहुत मुश्किल है। इसलिए मैंने आप लोगों के सामने वो रास्ते खोले कि आप लोगों को पता हो कि आया कि हम लर्न करने के बाद, अपने आप को स्किलफुल करने के बाद क्या क्या काम कर सकते हैं। और ये वो सारी चीजें हैं, ये वो सारी चीजें लिस्ट लिस्ट डाउन की है मैंने, जो कि यहाँ लोग पाकिस्तान से बैठ के सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं यूएस के अंदर। ठीक है। तो ऐसी कोई चीज इसमें नहीं है, और ना ही मैंने कोई बबल बनाया है यहाँ पे, या वो एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन होती है कि हम यहाँ से बैठ के जो है यूं कर लेंगे। तो वो कोई ऐसी चीज नहीं है। ये टू बी ऑनेस्ट, मैं मेरे जानने वाले जितने हैं जिनको मैं जानता हूँ जो इस फील्ड के अंदर है, वही सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं यूएस के अंदर। तो इट मींस जब कोई एक बंदा कर सकता है तो इट मींस आप भी कर सकते हैं। फर्क सिर्फ अप्रोच का होता है। अब अप्रोच क्या होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए, इंशाल्लाह नेक्स्ट स्लाइड के अंदर। लेट्स मूव फॉरवर्ड। ओके। तो हमारा जो सबसे पहला एजेंडा जो आज का था वो है द आर्ट ऑफ रिसर्च एनहेंसिंग योर स्किल। टू बी ऑनेस्ट, सबसे मेन पार्ट, सबसे क्रूशल पार्ट जो है वो यही है। आप ये कह सकते हैं कि ये गाड़ी का इंजन है, इसके बगैर गाड़ी नहीं चलने वाली। ठीक है। वजह इसकी ये है कि टैक्स की फील्ड जो है ना, वो वैसे तो बहरहाल तमाम तालीम
तमाम जो डिग्रीज या आप ये कह सकते हैं प्रोफेशंस हैं, उस हर एक के अंदर ये बात होती है कि आपको रिसर्च वर्क और लर्निंग के ऊपर फोकस करना होता है। और हर इल्म वो एंडलेस ही होता है। कोई भी बंदा ये नहीं कह सकता कि मेरे पास तमाम इल्म, भले वो एक पर्टिकुलर फील्ड के हवाले से क्यों ना हो, वो है। लेट्स से मैं एक मिसाल देता हूँ। एक डॉक्टर है, वो कहता है कि जितनी भी बीमारियां हैं दुनिया में, मैं सबका इलाज जानता हूँ, मुझे सब कुछ आता है, और मैं सब बीमारियों को अच्छे से समझता हूँ। कोई भी ऐसी चीज नहीं है, कोई ऐसी बीमारी नहीं है जो मुझे ना पता हो। ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है। तो एंडलेस तो हर इल्म है, लेकिन टेक्स्ट के हवाले से ना एक चीज बड़ी अहम है कि टेक्स्ट की नॉलेज भी, टेक्स्ट का इल्म भी जो है वो एंडलेस है। हर बार चेंज होता है, हर साल चेंज होता है, हर क्वार्टर में भी चेंजेस हो जाती हैं। लेकिन इस फील्ड के अंदर जो एक इश्यू है वो ये है कि अगर आप 1 महीने के गैप पे गए, ब्रेक पे गए, छुट्टियों पे गए, 2 महीने का आपने गैप ले लिया, इस तरह के इश्यूज आ गए, कोई फैमिली फंक्शन आ गया, तो वो जो बंदा गैप लेता है ना, तो जब वो दोबारा ज्वाइन करता है, ही हैव टू स्पेंड स्पेसिफिक टाइम, स्पेसिफिक नहीं, अ लॉट ऑफ टाइम, टू कवर दोज एरियाज जो उसने अपने वेकेशन पे या छुट्टियों पे जो है उसने वो स्किप कर दी। जो टेक्स्ट के अंदर डेली बेसिस पे चेंजेस आ रही होती है, डेली बेसिस पे चेंजेस आ रही होती हैं। यूएस टैक्स की फील्ड में जो लोग एसोसिएट है, मैं उनसे वो इस बात से एग्री करेंगे कि हमारे लिए सुकून का जो वक्त होता है ना, वो सिर्फ दिसंबर का मंथ होता है। क्योंकि उसमें हमें ये पता होता है कि आईआरएस ने जो है वो छुट्टी ले लेनी है, और टैक्स सीजन जब स्टार्ट होगा तो फिर वो चीजें वहां से कैरी ऑन करेंगे। तो वो दिसंबर का मंथ होता है। बाकी आप यकीन कर माने कि जनवरी से लेके नवंबर तक हर चीज पे आपको नजर रखनी पड़ती है कि कौन से स्टेट के अंदर क्या चीज आ रही है, जो आपके, लाजमी सी बात है, यूएस के अंदर 50 स्टेट्स हैं, आप हर एक स्टेट की चीजों को नहीं जान सकते। लेकिन जो क्लाइंट्स आपके पास है, जिस स्पेसिफिक स्टेट के अंदर आप अपनी स्पेशलिटी बनाना चाहते हैं या सर्व करना चाहते हैं जिस स्पेसिफिक स्टेट को, तो वहां के लॉज एंड रूल्स क्या चेंज हो रहे हैं वो पता होना जरूरी है। बहरहाल स्टार्ट करते हैं कि किस तरीके से आप रिसर्च वर्क और इसके जरिए अपने स्किल्स को एनहेंस कर सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट है कंटिन्यू लर्निंग या कंटिन्यूअस लर्निंग या कंटिन्यूइंग एजुकेशन। ये वर्ड्स आपने सुने होंगे अगर आप ऑलरेडी कहीं से कोर्स कर चुके हैं या आप कोर्स कर रहे हैं। क्योंकि एक चीज है वो कहलाती है पी10। पी10 को एक्टिव रखने के लिए जो आईआरएस की खुद की रिक्वायरमेंट है वो है कंटिन्यूइंग एजुकेशन। एक स्पेसिफिक नंबर ऑफ आवर्स चाहिए होते हैं आपको एक टेक्स्ट से रिलेटेड चीजों को लर्न करने के लिए। और ये कैसे होता है, क्या होता है, अगेन हम टेक्निकल चीजों की तरफ चले जाएंगे, इस पे अभी हम बात नहीं कर सकते। लेकिन ये जरूर बताना चाहूंगा कि आईआरएस टेक्स्ट प्रिपेरर उन्हीं को कहता है जो हर साल एक स्पेसिफिक आवर्स अपनी लर्निंग के अंदर स्पेंड करते हैं। तो इट मीन जब एक पूरी बॉडी, जो आईआरएस की बॉडी है, वो इस चीज पे एम्फेसाइज कर रही है कि भाई पढ़ो, भाई स्किल्स डेवलप करो, नई चीजों से अपडेट करो खुद को, तो क्या वो हमारे लिए जरूरी नहीं होगा? बिल्कुल है। तो हर वो टेक्स के फील्ड से रिलेटेड इंडिविजुअल जो कि इस फील्ड में सर्व करना चाहता है, अगरचे वो जॉब से करना चाहता है, अगरचे वो बिजनेस करना चाहता है, अगरचे वो फ्रीलांसिंग करना चाहता है, हर एक इंडिविजुअल को अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी के अंदर लर्निंग की बहुत जरूरत है। तो आईआरएस की रिक्वायरमेंट है, आईआरएस के हट के आपकी खुद की रिक्वायरमेंट होनी चाहिए कि मुझे डेली बेसिस पे ना सही, ऑल्टरनेटिव डेज के ऊपर कम से कम मुझे लर्निंग करनी है। लर्निंग कैसे करनी है, रिसर्च वर्क कैसे करना है, ये आपको आपके ट्रेनर्स ने सिखाया होगा। बहरहाल कुछ पॉइंट्स मैं ऐड कर दूं। सबसे मेन चीज आईआरएस की वेबसाइट, जिस स्पेसिफिक स्टेट में आप काम करें उस स्पेसिफिक स्टेट की वेबसाइट के ऊपर जो ये अथेंटिक होते हैं। उसके बाद केपीएमजी, ईवाई, डेलॉयट, इस तरह के जो आपके बिग फोर फर्म्स हैं, इवन दो ईवाई भी, तो इनके आर्टिकल्स पढ़ा करें। टू बी ऑनेस्ट ये बहुत बहुत ज्यादा हेल्पफुल होते हैं। कई बार मेरे साथ इवन तो ऐसा हुआ कि मैंने एक पब्लिकेशन, अच्छा, जो आईरिस अपने वेबसाइट पे डालता है, जो अपडेट डालता है, वो पब्लिकेशन कहलाता है, किसी भी स्पेसिफिक टेक्स्ट से रिलेटेड चीजें जो होती हैं। तो कई बार, अच्छा, पब्लिकेशन के अंदर ना कुछ वर्डिंग्स वो ऐसी यूज करते हैं कि टू बी ऑनेस्ट आपको ऐसा होता है कि नहीं समझ में आती चीजें। क्योंकि मेडिकल की वर्डिंग अलग है, इसी तरीके से टेक्स्ट की वर्डिंग भी अलग है। इंग्लिश आना या इससे इसका ताल्लुक नहीं है, स्पेसिफिक टर्मिनोलॉजीज का पता होना बहुत जरूरी है। तो बहरहाल मैं ये बता रहा था कि कुछ दफा ऐसा भी हुआ कि मैंने एक पब्लिकेशन पढ़ी, उसके बावजूद मेरी अगर अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं हुई, तो मैंने फिर बिग फोर फर्म्स के आर्टिकल पढ़े उस स्पेसिफिक टेक्स्ट रिलेटेड इश्यूज के रिलेटेड।
तो वहां ये मैंने देखा कि फिर उन्होंने उसको आसान वर्ड के अंदर एक्सप्लेन किया, एग्जांपल्स के साथ, चीजों के साथ, तो वो आपके लिए बहुत आसान हो जाता है। तो रिसर्च वर्क करने के अंदर ये तीन चार चीजें बहुत जरूरी है कि वेबसाइट, अथेंटिक वेबसाइट आईआरएस की और स्टेट की, उसके बाद आती है बिग फोर फर्म के जो उनके क्या कहते हैं, जो पोस्ट होते हैं, ब्लॉग्स होते हैं, आर्टिकल्स होते हैं जो वो लिखते हैं, तो उसको लाजमी आप पढ़ा करें, क्योंकि वहां से बहुत सारी बेनिफिशियल चीजें आपको मालूम होती हैं। ठीक है, तो कंटिन्यू लर्निंग के ऊपर आपको बहुत फोकस करना है, इसको स्किप नहीं करना। टेक्स्ट में अगर आपने हल्का सा भी अपने को लूज छोड़ा, आप बहुत पीछे रह जाएंगे, क्योंकि फिर फील कब होता है जब आपको कुछ नई चीज कोई दूसरा बंदा आके बताता है ना, फिर आपको लगता है कि यार मैंने एक पूरा पोर्शन स्किप कर दिया। और एक आपकी नेग्लिजेंसी, आपको एक चीज ना पता होने की वजह कर आपके क्लाइंट को, आपकी कंपनी को जहां आप जॉब कर रहे हैं या जिसको आप सर्व कर रहे हैं, हर एक को बहुत बिग कॉस्ट बेयर करनी पड़ सकती है। क्योंकि एक टैक्स ट्रीटमेंट अगर आपने सही नहीं की, एक चीज जो आपको नहीं पता, उसकी वजह कर एक बहुत हैवी कॉस्ट आपके क्लाइंट, आपकी कंपनी को बेयर करनी पड़ सकती है। तो इफ यू आर इन अ टैक्स फील्ड, इफ यू वांट टू स्केल इन दिस फील्ड, अगर आप इस फील्ड में ही रहना चाहते हैं, एक चीज को आदत बना लें कि यू हैव टू लर्न ऑन डेली बेसिस, कुछ ना कुछ पढ़ें जरूर, एक चीज को बार बार पढ़ें। इवन दो ऐसा मेरे साथ हुआ है कि मैंने खुद एक आर्टिकल को 3 दफा पढ़ा, नहीं, पब्लिकेशन को 3 दफा मैंने पढ़ा, और 3 दफा डिफरेंट कॉन्सेप्ट बिल्ड हुआ है। उसके बाद क्या हुआ, नीचे मैंने एक चीज लिखी है, उसमें कनेक्ट करूंगा मैं, कि उसके बाद फिर मैं अपने सीनियर्स के पास गया कि सर ये चीज है, ये 3 कॉन्सेप्ट मैंने एक ही आर्टिकल, एक ही पब्लिकेशन से बनाए, क्या ये सही है नहीं। सीनियर हमेशा सीनियर होता है, जब वो आपको गाइडेंस प्रोवाइड करता है, उसका एक नेक्स्ट लेवल होता है। तो उन्होंने जब गाइडेंस प्रोवाइड की, तो उसके बाद वो मसला मेरे लिए आसान हो गया। बहरहाल, कंटिन्यूइंग एजुकेशन लाजमी रखनी है, भले आपको क्रेडिट आवर्स से मिले ना मिले, पढ़े जरूर, ब्लॉग्स पढ़े, लिंक्डइन पे ठीक ठाक पाकिस्तानी कम्युनिटी भी है जो कि यूएस टैक्स से रिलेटेड चीजें पोस्ट करती है, उसे भी पढ़ें। लेकिन पढ़ाई के बगैर काम नहीं चलने वाला, ये फील्ड ऐसी नहीं है कि वो हमारे यहाँ पाकिस्तान में भी बड़े मशहूर सेलिब्रिटी है, वो कहते हैं ना कि बस स्किल हासिल करो सारी चीजें हो जाएंगी। तो इस स्किल के अंदर ना सर एजुकेशन ही बहुत जरूरी है, ये एक ऐसी स्किल है जिसके अंदर एजुकेशन आपको सपोर्ट करेगी, और एजुकेशन के बगैर फिर यहाँ बहुत मुश्किल है। ठीक है, आगे चलते हैं, हमारे पास स्पेशलाइजेशन। अब आ जाती है बात कि अगर आप अपने करियर में स्केल करना चाहते हैं, तो आपके पास एक स्पेशलाइजेशन होना जरूरी है। सॉरी। अच्छा, मैंने जो पीछे पॉइंट आपको दिखाया था लास्ट स्लाइड के अंदर, वो जो पॉइंट्स थे, हर एक स्कोप के अंदर हर एक बंदा इंडिविजुअल कैपेसिटी पे डिफरेंट स्कोप्स के अंदर स्पेशलाइजेशन कर सकता है। वजह इसकी क्या है, देखिए, स्पेशलाइजेशन जरूरी है। हमारे एक मिस कॉन्सेप्ट है, हम, टू बी ऑनेस्ट, एक कोर्स करने के बाद 3 महीने, 4 महीने, 1 महीने कोर्स करने के बाद ना, हम फौरन से लिंक्डइन के ऊपर या अपने आईडी के ऊपर पोस्ट कर देते हैं कि XYZ पर्सन, नीचे यूएस टैक्स कंसल्टेंट या यूएई टैक्स कंसल्टेंट या यूके टैक्स कंसल्टेंट। एक कोर्स करने के बाद हम कंसल्टेंट बन जाते हैं फौरन से, जो कि टू बी ऑनेस्ट अनएथिकल है, आपको नहीं करना चाहिए। अगर आप उसके अंदर उस फील्ड में इनफ टाइम पीरियड नहीं लगा चुके, जब आपको पता है कि हाँ, मुझे अभी कॉन्फिडेंस नहीं है अपने कामों के ऊपर, तो आपको कंसल्टेंट का वर्ड यूज नहीं करना चाहिए। बहरहाल, आगे चलते हैं। तो स्पेशलाइजेशन की तरफ मैं फोकस क्यों कर रहा हूँ, वजह इसकी ये है कि हमारे एक मिसकॉन्सेप्ट जो है ना, वो ये है कि मुझे सब आता है। वो सारे जो है ना एक साथ राजपाल यादव बन जाते हैं कि मालिक मुझे सब आता है। जो कि मेरे एक उस्ताद साहब थे, वो फरमाया करते थे कि जो बंदा हर चीज में मास्टर होता है ना, वो किसी चीज में मास्टर नहीं होता। मास्टर आप एक स्पेसिफिक चीज के अंदर होते हैं, और फिर आप ऐसे मास्टर होते हैं उस स्पेसिफिक चीज के अंदर, उस स्पेसिफिक फील्ड के अंदर, कि फिर आपका कुछ सानी ही नहीं होता। लेकिन एक बंदा जो एक है, मुझे सब आता है, मैं ये भी कर सकता हूँ, मैं वो भी कर सकता हूँ, मुझे ये वाला टैक्स भी आता है, मुझे यूके का भी आता है, मुझे यूएई का भी आता है, मैं हर जगह की चीजें डील कर सकता हूँ, वो बंदा किसी एक चीज को डील नहीं कर सकता। ये टू बी ऑनेस्ट मेरा एक्सपीरियंस है। मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जो बोल बचन में तो बहुत आगे होते हैं, लेकिन उनका ना एक्सपीरियंस होता है, ना ही उनके पास उसकी प्रॉपर नॉलेज होती है। बस बेसिक्स पता होती है कि हाँ, ये चीज है, ये चीज है, ये चीज है, वो उसी पे आपको घुमा फिरा रहे होते हैं। स्पेशलाइजेशन ना होने की वजह कर ना वो प्रॉपर किसी क्लाइंट को सर्व कर पाते हैं, ना वो अपने स्किल्स की वजह कर किसी को बेनिफिट दिलवा पाते हैं। ठीक है, तो ये जरूरी है, जब आप किसी को सर्व कर रहे हैं, कोई आपसे जब सर्विसेज लेने आता है, तो उसकी अजम्पशन यही होती है कि ये बंदा अपने स्किल्स के थ्रू मुझे मेरे काम में वैल्यू ऐड करेगा इन टर्म ऑफ मनी,
अगर इन टर्म ऑफ मनी नहीं भी कर सकता, लेट्स से मतलब एक केस है उसमें यही है कि वो इन टर्म ऑफ मनी आप वैल्यू ऐड नहीं कर सकते, तो कम से कम आप कंप्लायंस और एथिक्स को तो प्रॉपर रखेंगे, प्रॉपर वे में जो टैक्स की नॉलेज उसको तो प्रॉपर रखेंगे। तो स्पेशलाइजेशन बहुत जरूरी है। आप जो मैंने स्लाइड्स दिखाई है, आपके पास रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, उसको देखें, एक स्पेसिफिक फील्ड चूज करें कि मुझे इस फील्ड के अंदर स्पेशलाइजेशन करनी है। दीगर चीजें आपको आनी चाहिए, टू बी ऑनेस्ट इससे इनकार नहीं है। बेसिक लेवल की या मिड लेवल की, मिड सीनियर लेवल की चीजें आपको पता होनी चाहिए, कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए, ताकि आप क्लाइंट से डील कर सके। लेकिन आपकी पहचान ना वो एक स्पेसिफिक फील्ड में होनी चाहिए। फिर एक मिसाल दूंगा। वो जब गाड़ी आप परचेज करते हैं और आप कहते हैं कि मुझे गाड़ी मैकेनिक से बनवानी है, आप मैकेनिक के पास जाते हैं, तो फिर आपको नजर आता है कि मेरी गाड़ी पर डेंट शेंट भी है, तो आप उसी मैकेनिक को बोलते हैं कि इसे बना दे, तो वो आप कहते हैं ना, नहीं यार इस मैकेनिक, इसका काम मैकेनिक का है, तो ये सिर्फ इंजन से रिलेटेड काम कर सकता है। डेंट पेंट का काम जो है वो कोई और बंदा करेगा जो कि इसका स्पेशलिस्ट होगा। अगरचे उसको वो काम आता है, उसे पता है कि छोटा सा डेंट कैसे निकालना है, उसे पता है कि ये छोटी सी चीज कैसे छुपानी है। लेकिन जब आप अपना स्पेसिफिक गाड़ी पे काम करवाने जाते हैं, तो आप स्पेशलिस्ट ढूंढते हैं कि नहीं, डेंटर पेंटर के मामले में जो बंदा स्पेशलिस्ट है, फला बंदा है, फला चाचा है, मामा है, मशहूर होता है इलाके में किसी भी काम के हवाले से, तो उससे काम करवाना चाहिए। तो हर एक के पास ना स्पेशलिटी मौजूद होती है। और आप अगर किसी फील्ड में ग्रो करना चाहते हैं, तो अपने आप को किसी स्पेसिफिक चीज के ऊपर स्पेशलिस्ट बनाए, कि लोग आपको जाने। लेट्स से यहाँ सलमान खान साहब का नाम आ रहा है, तो सलमान खान साहब जो है वो पेरोल के टैक्स के चीता है, और उनको ये सारी चीजें आती है। पेरोल का मामला हो, आंख बंद करके सलमान खान साहब के पास चले जाओ। नीचे अनीसुर रहमान साहब है, आप उनसे पूछ सकते हैं, वो उन्होंने स्पेशलाइजेशन कर ली इंडिविजुअल टैक्सेशन के अंदर। अब एक बंदा जो कि जिसको भी इशू आता है, वो कहता है भाई अनीसुर रहमान साहब के पास चले जाए, इनको इंडिविजुअल टैक्सेशन बहुत लेवल का आता है, इनके पास आप जाएंगे तो आपका मसला हल हो जाएगा। भले अनीसुर रहमान साहब को पेरोल टैक्स भी आता हो और सलमान खान साहब को भी इंडिविजुअल टैक्स आता हो, लेकिन आपकी स्पेशलिटी जो है ना, वो मार्केट में करनी चाहिए। मार्केट में लोगों को पता होनी चाहिए कि भाई फला साहिब जो है वो इस चीज के स्पेशलिस्ट है, फला साहब इस चीज के स्पेशलिस्ट है। तो आपके पास एक स्पेसिफिक एरिया होना चाहिए जहां पे आप अपने स्किल्स को मास्टर करें, जहां आप स्पेशलाइजेशन करें। ये बहुत जरूरी है। ठीक है, आगे आते हैं नेटवर्किंग। नेटवर्किंग क्यों जरूरी है? जब भी आप लर्निंग और रिसर्च की बात करते हैं, नेटवर्किंग इसलिए जरूरी है क्योंकि आपके साथ के कलीग, आपके साथ के हम जो तालिब इल्म होते हैं, हम दर्जा होते हैं, या आपके फील्ड के लोग जो होते हैं, वो आपको बहुत सी चीजें सिखा जाते हैं। रिसेंटली मुझे एक इशू आया, एक नई चीज, नया लॉ यूएस के अंदर इम्प्लीमेंट हुआ, बीओआई, बेनिफिशियल ओनर इंफॉर्मेशन के हवाले से। अब टू बी ऑनेस्ट मेरी नजर उस तरफ नहीं गई, क्योंकि वो फिनसन इदारे का काम है। अच्छा, फिनसन इदारा कौन है, क्या है, ये बात की बात है। आप सर्च कर सकते हैं। फिनसन एक अलग से बोर्ड है जो कि फॉरेन के जो ट्रांजेक्शन होती है यूएस के अंदर उनको देखता है। तो उसने एक रिक्वायरमेंट डाली बीओआई की, बेनिफिशियल ओनर इन्फॉर्मेशन। टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि मैं एक स्पेसिफिक टैक्स के ऊपर काम कर रहा था, मुझे आइडिया नहीं था। मैंने अपने कलीग जो कि मेरे सीनियर है, बल्कि कलीग तो नहीं कहूंगा, मेरे सीनियर है, मैं उनकी रिस्पेक्ट बहुत करता हूँ, वो इस फील्ड में मुझसे काफी सीनियर है, तो उनकी एक पोस्ट देखी मैंने, वो भी लिंक्डइन के ऊपर ही, बीओआई से रिलेटेड। तब मैंने उन्हें कॉल की कि सर ये क्या चीज है, आप मुझे थोड़ा ब्रीफ कर दें इस तरह की से। फिर वो नेटवर्किंग से क्या हुआ कि मुझे एक स्पेसिफिक चीज स्पेसिफिक टाइम फ्रेम के अंदर पता लग गई। वजह से क्या थी? नेटवर्किंग। तो ऐसे लोगों से अपने आप को जोड़े। लिंक्डइन आपका बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, ऐसे लोगों के साथ मिले, उठे बैठे, इलाकों में गैदरिंग अगर आपकी है और आपको पता है कि सेम फील्ड से रिलेटेड लोगों की है, तो उनसे सलाम दुआ रखें, ताकि आपको कोई ना कोई इंफॉर्मेशन ऐसी जो कि आप देखिए, इंसान है, इंसान लाजमी सी बात है एक वक्त में बहुत सारी चीजें जो है वो नहीं कर सकता, और अगर आप एक चीज से फोकस करते हैं, दूसरी चीज लाजमी सी बात है लूज करती है। तो नेटवर्किंग से ये फायदा होता है कि हर बंदा एक स्पेसिफिक फील्ड में स्पेशलिस्ट होता है, तो उससे क्या फायदा होता है कि वो वैल्यू ऐड करता है, और ये जो काम है ये नेटवर्किंग कहलाता है। लेट्स अभी मैंने मिसाल दी अनीसुर रहमान और सलमान खान साहब की, अब ये दोनों मिलते हैं, एक बंदा इंडिविजुअल टैक्स के अंदर चैंपियन है, एक बंदा पेरोल के अंदर चैंपियन है, तो वो बैठ के आपस में बता रहे कि यार इस दफा जो है वो ये चेंजेस आई है, रिसेंट चेंजेस पेरोल के अंदर, ये बता रहे हैं कि भाई इंडिविजुअल टैक्स के अंदर ये चेंजेस आई हैं। तो नेटवर्किंग से क्या हुआ कि दोनों की नॉलेज बढ़ रही है, एट द सेम टाइम दोनों की स्पेशलिटी अलग अलग है। समझ रहे हैं इस बात को? तो ये बहुत जरूरी है आपके लिए। ठीक है, आगे चलते हैं मेंटोरशिप। टू बी ऑनेस्ट, हमारे अभी इस मौजूदा करंट एरा के अंदर मैं इस चीज को बड़ा मिस कर रहा हूँ। आई डोंट नो व्हाई, क्या रीजन है इसके पीछे, बट हमारे यहाँ मेंटोरशिप आहिस्ता आहिस्ता खत्म होती जा रही है।
मेंटोर मिल नहीं रहे और मेंटोर ढूंढा भी नहीं जा रहा, ठीक है ना। तो ये दोनों तरफ से लैक है। तो कोशिश ये करें अपना मेंटोर बनाएं, अपनी सीनियर्स की इज्जत करें, रिस्पेक्ट करें। मैंने अभी रिसेंटली इन चीजों को एक्सपीरियंस किया कि हमारे फील्ड के अंदर खास तौर पे जो लोग मौजूद है ना, वो किसी सीनियर को देखते हैं ना कि हाँ ये मुझसे पुराना इस फील्ड के अंदर है, तो फिर वो एक रिस्पेक्ट का अंसर या रिस्पेक्ट की जो चीज होती है वो बाद में आती है, जेलेसी पहले आती है कि यार ये क्यों है। भाई आपको एज अ सीनियर उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, अगर कोई आपका सीनियर है तो। गिव मी अ मोमेंट। तो हमारे यहाँ अल्टीमेटली है ये कि हम जेलेसी फैक्टर की तरफ ज्यादा चले जाते हैं, हमें किसी की तरक्की बर्दाश्त नहीं होती। भाई कोई सीनियर है उनकी रिस्पेक्ट करें, उनको एज अ मेंटोर माने, उनसे गाइडेंस लें। और टू बी ऑनेस्ट गाइडेंस प्रोवाइड करने में बहुत रेयर होते हैं, ऐसी बात नहीं है, मैं इनकार नहीं करूंगा, बहुत रेयर लोग होते हैं जो नखरे दिखाते हैं और वो गाइडेंस प्रोवाइड नहीं करते। लेकिन ऐसे बहुत से लोग हैं, मैं आज तक अपने सीनियर से गाइडेंस लेता हूँ और वो मुझे देते हैं। तो आई डोंट नो कि मतलब ये जो लेकनेस है कुछ के अलावा, लेकनेस जो है वो कहाँ से आ रही है। तो अपना मेंटोर ढूंढे इस जिस फील्ड के अंदर चाहते हैं, चाहे आप एक स्पेसिफिक फील्ड चूज करें कि हाँ भाई मुझे इंडिविजुअल टैक्सेशन पे जाना है, तो चेक करें कि उसके अंदर कौन ऐसा स्पेशलिस्ट मौजूद है जो अभी मौजूद है। आप उससे राब्ता करें, सलाम दुआ करें रिस्पेक्ट के साथ, विद ड्यू रिस्पेक्ट, हर चीज पूछते हैं विद ड्यू रिस्पेक्ट। रिस्पेक्ट बहुत जरूरी है यार, ये चीजें ये दुनिया में रह जानी है, लेकिन जो इज्जत आप करते हैं ना टीचर्स की, ये बहुत जरूरी है। क्योंकि मैंने अपने दौरे तालिब इल्मी में ये चीज सीखी कि आपकी कामयाबी में ना जरूरी नहीं कि आप कितने स्किलफुल हैं, इसका इसका ताल्लुक है। इस चीज का बहुत अहम ताल्लुक है कि आप कितने बाअदब थे अपने टीचर्स के ना। तो टीचर्स हैं, मेंटोर्स हैं, इनका अदब करें और इज्जत इनको लाजमी दें, इनसे बातचीत करें, क्योंकि ये चीज बहुत लैक कर रही मैं देख रहा हूँ। होता यही है कि हम जो है ना वो फील्ड की राइवलरी कह लें, आप प्रोफेशनल राइवलरी कह लें, ये कंपटीशन कह लें, उसके चक्कर में आकर ना हम लोगों से बात करना पसंद नहीं करते। और हमारे यहाँ आजकल एक वर्ड है, यूज नहीं करना चाहूंगा, लेकिन वो हर बंदा चौड़ा होके घूमता फिर रहा है कि बस मुझे ये चीज आ गई है, मैंने 3 महीने का कोर्स किया है, 1 महीने का कोर्स किया है एक बंदे ने, और वो कंसल्टेंट बने फिर रहे हैं, और वो फिर किसी को वैल्यू ही नहीं दे रहे जो उनसे पुराना अगर फील्ड में मौजूद है। भाई ये चीज, इन चीजों पे ज्यादा फोकस करें। फील्ड के अंदर रह के देखिए, कोई भी किसी का रिस्क नहीं लेके जा सकता। आपको अल्लाह ने जो रिस्क देना है वो आपको मिलके रहेगा, दूसरे को जो देना है ना उसको भी मिलके रहेगा। तो आपका जो हस्त का फैक्टर है ना, इससे सिर्फ आपका नुकसान है, किसी और का नुकसान नहीं है। अगर इस चीज को मिनिमाइज करें, खत्म कर दे बल्कि, और रिस्पेक्ट ज्यादा करें, मेंटोर बनाएं, ये जरूरी है। आप अभी स्टूडेंट लेवल पे आप मेंटोर बनाएं। हो सकता है कि आपके खुद के बैच के अंदर कोई सीनियर बंदा हो, एज में भी सीनियर हो, एक्सपीरियंस में भी सीनियर हो, उसको भी मेंटोर बना सकते हैं आप। साथ ग्रो करने की कोशिश करें। राइवलरी करने की कोई जरूरत नहीं है, कोई दुश्मन किसी का नहीं होता। ये सिर्फ हमारे माइंडसेट की बात होती है कि हम दुश्मनी बना के बैठे होते हैं। तो मेंटोरशिप आपके लिए बहुत जरूरी है। ये क्यों बोल रहा हूँ, आप कहेंगे इतना फोर्स क्यों करे इस चीज के ऊपर, क्योंकि मुझे आज तक यहाँ पहुंचने में जिन लोगों ने सपोर्ट किया वो सारे मेरे मेंटोर ही थे। मुझे ऐसा फील होता है, आई एम डैम श्योर कि अगर वो लोग ना होते तो शायद मैं यहाँ ना होता। ठीक है। और सेल्फ मेड कोई भी नहीं होता भाई। हर बंदा जो भी सक्सेसफुल होता है उसके पीछे उसको एक गिलास पानी पिलाने वाले से लेकर जिसने उसकी बाइक को टो किया है पेट्रोल खत्म होने के वक्त में, हर बंदा आपके सक्सेस में शामिल होता है। तो टू बी ऑनेस्ट सेल्फ मेड कोई नहीं होता। तो अपनी ईगो अना को बिल्कुल कम करें, खत्म कर दें, और रिस्पेक्ट की तरफ जाए। फील्ड में रिस्पेक्ट होगी, इंडस्ट्री ग्रो करेगी। अभी से राइवलरी में आ जाएंगे, इसका काट दो, उससे क्लाइंट गिरा दो, उससे कम रेट में बेच दो, ये चीजें आपको तबाह बर्बाद कर देंगी। ग्रो करना है तो एक बिग माइंडसेट के साथ ग्रो करें और कोलेबरेटिव अप्रोच रखें। मैंने अभी इस तरह बताया कि भाई पीछे एक स्पेसिफिक फील्ड में स्पेशलाइजेशन करें, सारे बैच वाले मिले, अच्छा तुम इसमें स्पेशलिस्ट हो, तुम इसमें स्पेशलिस्ट हो, ठीक है मैं इसमें कर लेता हूँ, मिल के सर्विसेज दें। आगे मैं एक केस स्टडी डिस्कस करूंगा अपवर्क के हवाले से, क्योंकि वो एक इशू मेरे सामने आया था। तो फिर उसमें ये चीज आपको हेल्प करेगी कि ये नेटवर्किंग, मेंटोरशिप, स्पेशलाइजेशन, कंटिन्यूइंग लर्निंग, ये वो सारी चीजें जो कि आपको आगे जाकर स्किलफुल और लर्निंग और अर्निंग दोनों में फायदा देंगी। अच्छा आगे चलते हैं, यूटिलाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजीज। ओके, इससे पहले सबसे पहले जो आप लोगों के दिमाग में बात आई होगी वो यही कि भाई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना है तो भाई चैट जीपीटी करना है। टू बी ऑनेस्ट, चैट जीपीटी बहुत बहुत हेल्पफुल होता है, बहुत बेनिफिशियल होता है, लेकिन उसका इस्तेमाल करना भी एक कमाल है। ठीक है। किसी को वो क्या कहते हैं, रेंज पाना जो मैकेनिक के पास होता है, तो
किसी को भी दे दो तो वो उससे उतना फायदा नहीं उठा सकता जितना एक स्किलफुल बंदा जिसको पता है कि मुझे इसको कहाँ यूटिलाइज करना है, कितना फोर्स अप्लाई करना है, वो कर सकता है। ठीक है, तो टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल करें, लेकिन टेक्नोलॉजी के ऊपर जो है ना वो रिलाय ना कर लें। आपको जो क्लाइंट ने सवाल दिया, आपने फौरन से चैट जीपीटी पे लिखा, चैट जीपीटी ने जो आंसर दिया आपने उठा के क्लाइंट को भेज दिया। ऐसा नहीं करना है। अपने स्किल्स का इस्तेमाल करें, अपने स्किल्स को एनहेंस करने के अंदर टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल करें। धंधा करने के लिए टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है, वो अपने स्किल्स का इस्तेमाल करें। ठीक है ना। हम टू बी ऑनेस्ट आजकल के दौर में तो यूं भी हो गया है, और ठीक है इस्तेमाल करना चाहिए, बेनिफिशियल है तो। ईमेल्स भी अब चैट जीपीटी लिख के दे रहा है, ठीक है, तो अच्छी बात है, अपना टाइम बचाए। लेकिन जो चीज वो लिख के दे रहा है, क्या आप उसको काउंटर चेक कर सकते हैं? क्या आपके अंदर इतनी एबिलिटी मौजूद है कि आप एक एआई को चैलेंज कर सकेंगे? नहीं, आपने जो चीजें दी है ये गलत है। हालांकि हर जवाब में वो लिख के दे रहा होता है नीचे कि भाई आप इस फील्ड के हवाले से जो स्पेशलिस्ट है या कंसल्टेंट है उससे राब्ता कर लें। जिन लोगों ने चैट जीपीटी यूज किया उनको पता होगा। तो वो भी कह रहा है कि कंसल्टेंट से राब्ता करें और स्पेशलिस्ट से राब्ता करें। तो भाई स्पेशलाइजेशन हासिल करें। जो जो टूल्स आप यूटिलाइज कर रहे हैं उसकी प्रॉपर वे में यूटिलाइजेशन के वक्त आपको ये बात पता होनी चाहिए कि ये सही है या गलत है। ठीक है। अच्छा, आगे आ जाते हैं क्यूरियोसिटी ड्रिवन अप्रोच। क्यूरियोसिटी ड्रिवन अप्रोच, दो तरह की अप्रोच होती है। एक तो ये कि अच्छा ये काम कैसे हुआ, अच्छा जी ये स्टेप थे मैंने किया और ये हो गया, ये एक सेपरेट केस है। काम चल जाता है, काम चलाओ ये अप्रोच है। अच्छा ऐसे क्यों हुआ, ये एक अलग अप्रोच है। और मेरे ख्याल में ये सीधी अप्रोच है। आपको किसी ने कहा कि भाई फला फला जगह क्लिक करो और ये चीज तुम्हारी फाइल हो जाएगी, पूछो तो जिन चीजों पे मैं क्लिक कर रहा हूँ वो है क्या। तो क्यूरियोसिटी ड्रिवन अप्रोच इस बात को मेंशन करता है कि आप जो काम कर रहे हैं, क्या आप इस बात को जानते हैं कि आप क्या काम कर रहे हैं? आपने एक नंबर कहीं किसी फॉर्म में एंटर किया है तो आपको पता है कि इसका इंपैक्ट क्या होगा। तो ये कहलाता है क्यूरियोसिटी ड्रिवन अप्रोच। आपको पता होना चाहिए जो आप काम कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, इसका इंपैक्ट कहाँ आना है। सिर्फ ये नहीं कि एक बंदे ने बताया कि भाई यहाँ यहाँ डेटा एंट्री करनी है और आपका टैक्स रिटर्न फाइल हो गया, ना 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 ना। यही होता है हमारे यहाँ कि हम प्रोसेस तो बता देते हैं कि भाई ये चीजें करते चले जाओ, यहाँ यहाँ इंफॉर्मेशन एंटर करोगे और ये आपका टैक्स रिटर्न प्रिपेयर हो गया। अरे भाई हुआ कैसे, ये जो टैक्स की कैलकुलेशन है कैसे हो रही है, इसमें ये जो क्रेडिट है वो क्यों मिल रहा है, इसकी रीजंस क्या है, डिडक्शन मिल रही है इसके क्या रीजंस है, फला डिडक्शन मुझे क्यों मिल रही है और दूसरी फला डिडक्शन मुझे क्यों नहीं मिल रही, ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है। तो क्यूरियोसिटी ड्रिवन अप्रोच आपकी होनी चाहिए अपनी लर्निंग के अंदर। ठीक है। बाकी आगे सॉफ्ट स्किल डेवलपमेंट, जिसमें बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। और सॉरी, और उसके अलावा आप दीगर चीजों को यूटिलाइजेशन आपके पास आना चाहिए। आपको आपकी स्पीकिंग पावर अच्छी होनी चाहिए। आप क्लाइंट को जब अप्रोच करें, एक्सक्यूज मी, किसी का माइक ओपन हुआ है, माइक ऑन हुआ है। आप क्लाइंट को जब अप्रोच करें, क्लाइंट से बात करें, तो आपके पास इतना स्किल मौजूद होना चाहिए, स्पीकिंग स्किल इतनी मौजूद होनी चाहिए कि आप क्लाइंट से जब बात करें, उसको जो चीज कन्वे करें, उसको आप पे कॉन्फिडेंस हो जाए कि हाँ यार ये बंदा जो बात डिलीवर कर रहा है ये सही कर रहा है। ठीक है। तो तरीका यही होता है कि अपने सॉफ्ट स्किल डेवलप करें, कंटिन्यू लर्निंग करें। ये सारे पॉइंट मैंने लिख दिए हैं, इस पे वर्क जरूर कीजिएगा। ये सेशन हम कर रहे हैं, इस सेशन को फ्रूटफुल बनाएं, इन चीजों पे वर्क लाजमी कीजिएगा। ठीक है। अपनी मेहनत भी करें और दूसरों की मेहनत का सिला भी दें। आगे आ जाते हैं भाई, स्ट्रेटजीज ऑफ सेलिंग एंड अर्निंग। ये आ गया वो टॉपिक जिसके ऊपर स्टूडेंट्स और जो मैनेजमेंट ने मुझे कहा था कि इसको कवर अप करना है। टू बी ऑनेस्ट मैं बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन ये चीजें जरूर बताऊंगा कि जहां मैं फील करता हूं कि लोग जो है वो लैग कर रहे हैं। ठीक है। एक मिनट दीजिएगा। ओके, तो हमारे पास सबसे मेन चीज है वो है बिल्ड स्ट्रॉन्ग रेप्यूटेशन। अभी जो मैंने बात की थी ना आपसे पिछले स्लाइड के अंदर कि हम फील्ड में राइवलरी की तरफ चले जाते हैं और वो हम एक दूसरे को दुश्मन मानने लग जाते हैं। जब आप सेलिंग की तरफ आते हैं, जब आप अर्निंग की तरफ आते हैं ना, तो आपको इसका अपोजिट करना पड़ता है। एक बंदा बुरा भी है ना, वो मेमनों का उसूल है ना कि बंदा अच्छा हो ना हो, वो पसंद हो ना हो, उसको सामान बेच दो। ठीक है ना। तो जब आप सेलिंग और अर्निंग की तरफ आते हैं तो आपको हर एक बंदे से अपने रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग करने होते हैं और अपनी रेपुटेशन खराब नहीं होने देनी होती है। ठीक है। आज इस जो अभी करंट सिचुएशन है, आप सबको पता है कि किसकी रेपुटेशन अच्छी है और किसकी रेपुटेशन अच्छी नहीं है। मैं सियासी गुफ्तगू नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ बताना चाह रहा हूँ कि रेपुटेशन क्या होती है। ठीक है। तो रेपुटेशन बहुत जरूरी है, उससे बहुत ज्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं कि आपकी तरफ लोग अट्रैक्ट होंगे। इवन दो आप
पे कलीग्स आएंगे कि यार ये बंदा अनीसुर रहमान साहब है या सलमान खान साहब है, ये इस बंदे को काम भी आता है, प्लस यार अखलाक का बहुत अच्छा है, इसने आज तक कभी किसी को टोपी नहीं कराई। ठीक है ना, ये बहुत जरूरी चीज है। तो मुसलमान जरूर है, हर एक को टोपी नहीं करानी चाहिए। तो टोपी जरूरी है हमारे यहाँ, टोपी करानी नहीं चाहिए, मैं ये कहना चाह रहा था। तो बहरहाल तो रेपुटेशन स्ट्रांग करें। अगर आपकी रेपुटेशन स्ट्रांग नहीं होती है, इसकी इसकी वजह कर भी आपका बिजनेस सक्सेसफुल नहीं होता है। आगे चलते हैं, सेम पॉइंट है, स्पेशलाइजेशन एंड डिफरेंशिएशन। आप जो चीज सेल कर रहे हैं वो मार्केट से डिफरेंट होनी चाहिए और आपके पास उसकी स्पेशलाइजेशन होनी चाहिए। ठीक है, तो इन पॉइंट्स के बिहाफ पर आपकी जो बिजनेस की ग्रोथ है ये बहुत मैटर करती है। आगे चलते हैं, स्टे इन्फॉर्म अप एंड अपडेट्स। ये आपको मैंने पहले ही बता दिया कि लाजमी लाजमी जब आप कंटिन्यू एजुकेशन रखेंगे तो आपका ये पॉइंट ऑलरेडी कवर हो रहा होगा। आप अपने बेसिक, अच्छा वो जो पहली स्लाइड थी वो बेसिक्स थी, आप अपने बेसिक्स के ऊपर एफर्ट कर रहे होंगे, आपका एंड रिजल्ट अच्छा हो रहा होगा। बेसिक क्या थी? कंटिन्यू एजुकेशन। एंड रिजल्ट क्या है? स्टे इन्फॉर्म एंड अपडेटेड। यहां अगर आप अपडेटेड है, किसकी वजह कर? अपने बेसिक्स की वजह कर, जहां आपने मेहनत की, जहां आपने कंटिन्यू एजुकेशन के ऊपर मेहनत की। उसकी वजह पर जब आप क्लाइंट से एंगेजमेंट करते हैं, क्लाइंट से बातचीत करते हैं, क्लाइंट को उसके मसले का सोल्यूशन बताते हैं, तो आपको चीजें पता होती है, तभी आप उनको सोल्यूशन प्रोवाइड कर पाते हैं। तो इससे भी आपके बिजनेस की ग्रोथ में बड़ा फर्क पड़ता है। एक बंदा जिसके आप पास जाते हैं, वहां बैठते हो, कहते हैं कि मुझे ये मसाइल है, मेरे बिजनेस के अंदर ये इश्यूज है, मेरे टैक्स के अंदर ये इश्यूज है, और आप जब उस पूरे इश्यूज का सोल्यूशन उसको प्रोवाइड करते हैं, तो उसको कॉन्फिडेंस होता है आपके ऊपर कि हाँ ये बंदा ये काम कर सकता है मेरा। आप कहते हैं हाँ जी मैं पूछ के बताता हूँ, मैं देख के बताता हूँ, अच्छा जी ये तो यूं होता है, और आप फिर घुमाने फिराने लगते हैं और चौरंगिया घुमाते हैं ना, तो फिर वहां पे क्लाइंट आप पे शेक हो जाता है कि इस बंदे को प्रॉपर नॉलेज नहीं है। ठीक है, नेटवर्किंग अगेन इफेक्टिवली, ये भी आपके बिजनेस के लिए बहुत ज्यादा वैल्यूएबल होता है। ठीक है, प्रोवाइड एडेड सर्विस, वैल्यू एड सर्विसेज। अच्छा, वैल्यू एड सर्विस के साथ मैं आपको एक बात बता दूं कि अपने आप को ना सिर्फ इस स्किल के ऊपर मत बेस करें, क्योंकि ये सीजन बेस्ड बिजनेस है। ठीक है, जो टैक्स का है, अगर इसका सीजन हमारे यहाँ 9 मंथ्स तक चला जाता है, लेकिन फिर भी सीजन बेस्ड बिजनेस है। आप रिकरिंग बिजनेस भी लाजमी करें, जिसमें आप कोई बुक की सर्विसेज है वो प्रोवाइड करें, पेरोल की सर्विस है वो प्रोवाइड करें, सेल्स टैक्स की सर्विस है ये मंथली होती है, ये प्रोवाइड करें। तो मैंने आपको क्या कहा कि जो शुरू में बातें बताई, वो सारी चीजें एक साथ प्लेटफॉर्म के ऊपर एक जगह जमा होगी ना, वन विंडो जब सोल्यूशन क्लाइंट को मिलता है, तो वो बहुत खुश होता है कि हाँ मेरे सारे मसले का हल इनके पास है। ठीक है, और वैल्यू एडेड सर्विसेज क्या होती है? लेट्स से आपने क्लाइंट के फाइनेंशियल लिए, आपने कहा ठीक है टैक्स फाइल करना, उन्होंने आपको फाइनेंशियल आपने देख लिया, आपने कहा ठीक है मैं फाइल कर देता हूँ। अब ये टू बी ऑनेस्ट, जब आप उनसे साइन लेते हैं ना टैक्स के ऊपर, तो आपकी जिम्मेदारी पूरी होती है कि जो आप उनको दिखा दिया, जो वैल्यू जो नंबर आपने हमें दिए थे, हमने उसी के मुताबिक टैक्स फाइल किया। लेकिन अगर आप वैल्यू एडेड सर्विसेज देना चाहते हैं, तो आप उनसे बैठ के रिव्यू करते हैं, सर क्लाइंट फाइनेंशियल में सर ये चीजें आपके मसले मसाइल वाली हैं, इसमें ये चीज नहीं होनी चाहिए, ये चीजें नहीं होनी चाहिए थी। जब आप इस तरह की वैल्यू एडेड सर्विसेज देते हैं ना, क्लाइंट को अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाती है कि यार ये बंदा मेरे बिजनेस को मुझसे अच्छा समझता है। क्यों? क्योंकि इसको टैक्स की नॉलेज है। तो ये वैल्यू एड सर्विसेज होती है। एक बंदे को ऑन बोर्ड करें, प्रॉपर टाइम दें, पैसे सिर्फ नहीं लिया करें कि भाई आप पहले पैसे दे फिर मैं बात करूंगा, क्योंकि कुछ लोगों को मैंने देखा है इस फील्ड में, वो कहते हैं कि भाई आधे घंटे बात करने के मेरे इतने चार्जेस हैं। अल्लाह रहम करे भाई, अल्लाह आपको और तरक्की दे। लेकिन वैल्यू जो है ना वो कुछ चीजें सिर्फ पैसे की नहीं होती। तो वैल्यू एड सर्विस क्या होती है कि आप प्रॉपर वे में टाइम दें, उनकी चीजों को अंडरस्टैंड करें। जब तक आप वो नहीं करेंगे, आप खुद को अंडरस्टैंडिंग नहीं होती आप करने क्या जा रहे हैं। ठीक है, तो सिर्फ नंबर पंच कर देना ही हमारा काम नहीं है। तो वैल्यू एड सर्विसेज होती है कि क्लाइंट को, वो हमारे यहाँ आजकल आप देखो पेट्रोल पंप पे जाते हैं, कुछ पेट्रोल पंप से ऐसा करते हैं, आप पेट्रोल डलवाते हैं तो फौरन से बंदा है गाड़ी के शीशे साफ करता है, लाइटें साफ कर देता है कि सर, पैसे भी नहीं मांगता। ये वैल्यू एडेड सर्विसेज होती हैं, हर फील्ड के अंदर होती हैं। हमारे यहाँ हमने उसको आइडेंटिफाई नहीं किया हुआ। आप क्लाइंट को प्रॉपर टाइम दें, उसके इश्यूज को आइडेंटिफाई कर उसको बता दें, ये देखिए ये इश्यूज है, आपका टाइम लगेगा, उसके पैसे नहीं मिलेंगे, लेकिन अगर आपने इश्यूज आइडेंटिफाई कर दिए, मोस्ट प्रोबेबली चांसेस यही है क्लाइंट कहेगा यार आप इस इश्यू को भी रिजॉल्व कर दें। ठीक है, आगे चलते हैं, ट्रांसपेरेंसी इन प्राइसिंग। ठीक है, ये भी बहुत जरूरी है। एक केस स्टडी है इसके लिए, मैंने सोच के रखी थी आपसे डिस्कस करूंगा। कल एक शेख साहब की कॉल आई, वो होते हैं कुवैत में। तो उन्होंने कहा कि अमीन मैंने एक बुक कीपर हायर करना था, और मैंने बहुत कोशिश की हायर करने की। तो मुझे मार्केट का पता है, मैं बहुत पहले से बिजनेस कर रहा हूँ, मैंने कई लोगों को अप्रोच किया, तो वो सिर्फ मेरी प्रोफाइल ये देख के कि भाई ये बंदा कुवैत में बैठा बिजनेस यूएस के अंदर कर रहा है, वो कह रहे हैं कि मुझे
$3,000 के कोटेशन दिए जा रहे हैं, 3,000 डॉलर्स के कोटेशन दिए जा रहे हैं, जो कि इनजस्टिस है। मैंने काम ही क्या करवाना है, एक बुक कीपर की क्या काम करवाना होता है। मैंने कहा ठीक है, ये तो ज्यादती है। तो कह रहे कि मार्केट में पता है प्राइसिंग क्या है, लेकिन वो क्या कि हम जजमेंटल हो जाते हैं कि यार इस बंदे के इतना पैसा, तो आज सारा ही निचोड़ दो ना, सारे पैसे आज ही निचोड़ दो। ये नहीं करना चाहिए। आप मार्केट में सरकार हैं, तो आपके अलावा भी लोग मार्केट में हैं। ठीक है, वो जो बंदा आपसे काम करवाने आ रहा है, वो चार लोगों से घूमता फिरता हुआ आ रहा है। तो हमेशा जो है ना, वो इन चीजों पे बहुत फोकस रखा करें। आप एक कोटेशन बना लें, ये एक पैरामीटर बना लें कि भाई ये मेरे प्राइसिंग होगी, मैं इससे नीचे और इससे ऊपर नहीं जाऊंगा। वो फिर भी सही है, लेकिन ये जजमेंटल हो जाना, अच्छा भाई उसका क्लाइंट टूट कर आ रहा है तो उसको आधे में कर दूंगा, और नया बंदा आ रहा है और उसको आपने देखा मोटी तगड़ी पार्टी, तो आपने कहा आज सारा निचोड़ दो। इस तरह की चीजें ना आपकी रेपुटेशन खराब करती है मार्केट के अंदर। तो इन चीजों पे फोकस करें। ये बिजनेस के एथिक्स है, आप लोगों को पता होंगे, लेकिन मैं मेंशन इसलिए कर रहा हूं कि ये हमारे फील्ड में कैसे इंपैक्ट करते हैं, ये बताना जरूरी है। ठीक है, आगे आते हैं क्लाइंट एजुकेशन। अच्छा जी, क्लाइंट एजुकेशन क्या चीज है? आपको आपके पास एक बंदा आता है, वो कहता है मेरे यूएस के अंदर रेस्टोरेंट्स है, केएफसी है या मैकडोनल्ड्स है या पपाइज है, तो मुझे आपकी सर्विसेज चाहिए। आप फौरन आ जाते हैं, राजपाल यादव बन गए, सर मुझे सब आता है, आप मुझसे काम करवा लें। आपको क्लाइंट के हवाले से नॉलेज नहीं है, उसके बिजनेस के एजुकेशन नहीं है आपके पास। तो ये चीजें आपको एक्सपोज कर देती हैं विद इन 24 आवर्स। जैसे वो क्लाइंट ऑन बोर्ड होता है, आप एक्सपोज हो जाते हैं कि यार आपको ये चीजें पता ही नहीं है कि आगे के रॉयल्टी क्या चीज होती है, एक फ्रेंचाइज की रॉयल्टी कितनी जा रही है, उसकी फूड कॉस्ट क्या होती है। हर एक इंडस्ट्री के अंदर स्पेसिफिक चीजें होती हैं और उनकी अपनी टर्मिनोलॉजीज होती हैं। तो आरबीआई क्या है, वो उसके आरबीआई कहलाता है, एक बोर्ड है उनका। तो ये सारी चीजें जो है ना, मतलब पता होनी चाहिए। तो क्लाइंट एजुकेशन से मुराद यहाँ पे जो मैंने मेंशन की है, कि आपको इस बात का अच्छे से अंदाजा हो कि जिस क्लाइंट को आप सर्व करने लगे उसका बैकग्राउंड क्या है, आप जो सर्व कर रहे हैं उसको, कि जो काम वो आपसे रिक्वायर्ड कर रहा है, क्या आपको उसके बारे में प्रॉपर नॉलेज है या नहीं है। ठीक है, मैं थोड़ा जल्दी जल्दी करूंगा, सेशन ठीक ठाक लंबा होता जा रहा है, आगे हमारे पास ठीक ठाक सवालात भी हैं, 1 घंटा ऑलमोस्ट हो गया। तो सीआरएम, क्लाइंट कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, ये बहुत जरूरी है। डिजिटल मार्केटिंग, आपसे बेहतर कौन जानता होगा डिजिटल मार्केटिंग आजकल कितनी चल रही है। ठीक है, एक चीज है कंप्लायंस एंड एथिक्स, ये बिजनेस के अंदर होगा तो आप सेलिंग और अर्निंग कर पाएंगे। अगर आपके पास एथिक्स और कंप्लायंसेस नहीं है, आप कुछ नहीं कर सकते। बहरहाल, आ जाते हैं प्लेटफॉर्म्स के थ्रू, प्लेटफॉर्म्स की तरफ आ जाते हैं जहां पे आप लोगों को क्लाइंट्स आप एंगेज कर सकते हैं। इससे पहले मैं एक बात ऐड करना चाहूंगा, थोड़ी सी डिटेल है, सुन लीजिएगा, बड़ी मेहरबानी होगी। देखिए, कोर्स करने के बाद एक थोड़ा सा वक्त स्पेंड करने के बाद आप अपने आप को समझते हैं कि भाई हमने ये कर लिया, अब मैं क्लाइंट को जाके सर्विस प्रोवाइड करूं, ऐसा नहीं है। देखिए, ये अभी इब्तिदा है इस फील्ड की पाकिस्तान में, इस फील्ड की इब्तिदा है पाकिस्तान में। ये है तो वैसे 10 साल से, लेकिन कभी किसी ने बताया नहीं। ये फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है कि आप लोगों को प्रॉपर नॉलेज और गाइडेंस प्रोवाइड की जा रही है थ्रू कोर्सेज, थ्रू प्लेटफॉर्म्स, थ्रू पोस्ट्स और ब्लॉग्स, इसके थ्रू प्रोवाइड की जा रही है। तो भाई खुदा का वास्ता, स्किल्स हासिल करने के बावजूद, ये जो कोर्सेज करने के बावजूद बंदा इस काबिल नहीं होता कि वो फौरन से बैठ के अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करना स्टार्ट कर दे। मैं हमेशा रिकमेंड करता हूं कि अगर आपकी एज इस काबिल है, लेट से आप 25 और 30 के अंदर अंदर है, तो आप कम से कम 2 से 3 साल किसी सीपीए फर्म के साथ अटैच हो जाए, किसी तरीके से उनसे काम लेना स्टार्ट करें, उनके साथ सर्व करें, और उसके बाद जाके आप बिजनेस करें। देखिए, धंधा करना, बिजनेस करना हर एक का राइट है। ठीक है, आप करें, बिल्कुल आपका हक है, लेकिन जो उसकी रिक्वायरमेंट उसको पूरा करें। ठीक है ना, ऐसा ना हो कि आपको एक बिजनेस के बारे में प्रॉपर पता नहीं है। अभी मैं आपको लिटरली बता रहा हूँ, ये कुछ चीजें हमने एक्सपीरियंस की थी कि जब आप बिजनेस करने जाते हैं ना, तो फिर आपको पता चलता है, अच्छा मुझे ये भी चीज करनी है, मुझे डोमेन खरीदना था, मुझे वेबसाइट बनानी थी, वेबसाइट ऐसी बननी चाहिए, उसके अंदर ये चीजें आती हैं, उसके अंदर ये इश्यूज आते हैं, आपको नहीं पता। आप सिर्फ किस बात पे थे कि यार मुझे एक स्किल आती है, मैं भेज दूंगा। ऐसा नहीं होता। तो बिजनेस के अंदर 36 और चीजें होती हैं। तो जब आप बिजनेस करने लगे, सर्विस प्रोवाइड करने लगे, उससे पहले एक टाइम लगाए अपने स्किल्स के ऊपर, और फिर साथ में दीगर चीजों पे भी फोकस करें कि अच्छा ये चीजें जरूरी हैं बिजनेस करने के लिए। ठीक है, तो हमारे यहाँ ये हो रहा है कि एक बंदा वो कोर्स करता है, वो उठता है, जाता है अपर फाइवर पे प्रोफाइल बनाता है, और बस वो वहां पे सेलिंग करना स्टार्ट करता है। और इवन दो मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं जो मैसेजेस करते हैं, सर ये क्लाइंट का रिप्लाई, आप रिप्लाई बना के भेज दें मुझे, सर ये क्लाइंट ये पूछ रहा है, आप मुझे जवाब बना के भेज दें। अरे यार, जब मैंने ही करना है तो फिर आप लोग क्या कर रहे हो? ठीक है ना, तो थोड़ा सा खुद के स्किल्स पे ध्यान दें, कोशिश करें
पॉसिबल है, बिल्कुल हो सकता है, जब हम कर सकते तो आप भी कर सकते हैं यार, हमने कौन से कोई बहुत बड़े झंडे गाड़े हैं, आप भी कर सकते हैं, बिल्कुल आसान नहीं, आसान है ये। लेकिन फोकस होके, तीन चीजें रिक्वायर्ड होती हैं, विलिंगनेस, करना है, हाँ करना है, नहीं करना है कोई मसला नहीं, करना है हाँ करना है, तो फिर आगे चीज आती है कि आपका फोकस उस चीज के ऊपर, क्या आप फोकस है, ये काम करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, आपके फोकस उसके ऊपर होना चाहिए। और थर्ड है जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो डेडिकेशन। रोजाना एक ही कदम रख के चलते चले जाएं, सफर लंबा भी होगा, तय हो जाएगा। सोचोगे कि भाई अभी दौड़ जाओ, फिर थोड़ी देर बाद 10 मिनट थक के बैठ जाओगे, नहीं यार अब नहीं दौड़ा जा रहा, बहुत दूर है सफर, अब नहीं होगा मुझसे। ये नहीं होना चाहिए। डेडिकेशन, रोजाना एक ही कदम चलते जाएं, थोड़ी थोड़ी लर्निंग करते चले जाएं, कोशिश करते चले जाएं, अल्लाह ताला अता कर ही देता है। तो कोशिश करने वाले के लिए चीज है, ठीक है। तो डेडिकेशन बहुत जरूरी है। बहरहाल आ जाते हैं इस तरफ कि अगर आप लोगों ने कोर्सेज कर लिए हैं और आपकी एज सफिशिएंट है इस हिसाब से कि आप टाइम लगा सके, तो आप सीपीए फर्म्स की तरफ या कोई ऐसा इदारा जहां पे आपको, जो इदारा आपको टैक्स की तरफ गाइडेंस प्रोवाइड कर सके, सिखा सके, जॉब प्रोवाइड कर सके, जहां आप लाइफ लाइन पे काम कर सके, वहां टाइम स्पेंड करें। कुछ लोग ऐसे भी है, और मुझे उम्मीद है यहाँ भी होंगे ऐसे, जो बहुत एक्सपीरियंस्ड है, जिन्होंने दुनिया में कई और काम किए हुए, 40-50 साल की एज है उनकी, वो और कंसल्टेंसी चला रहे हैं, पाकिस्तान में बिजनेस रन कर रहे हैं, कुछ सीए क्वालिफाइड है। उनके लिए रिक्वायरमेंट नहीं है, उनको पता है कि हाँ भाई हमने ये चीजें कर ली हैं, अब हमें सिर्फ रूट मैप चाहिए था, वो हमने रोड मैप जब हमें मिल गया, अब हम चले जाएंगे। तो बाहर उनके लिए ये चीज है कि आप स्टार्ट करें लिंक्डइन के थ्रू। बहुत से लोग कहते हैं कि सर लिंक्डइन से क्लाइंट नहीं मिलते हैं, मेरे भी अपने स्टूडेंट्स हैं वो कहते हैं। तो टू बी ऑनेस्ट सर, लिंक्डइन पे क्लाइंट हासिल करने के लिए ना कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं। आपको आपकी आईडी वैसी बनानी चाहिए, आपको वैसी एफर्ट करनी चाहिए, आपको क्लाइंट एंगेजमेंट वाली चीजें, ऐसी चीजें पोस्ट करनी चाहिए जो क्लाइंट को आपकी तरफ रागिब करे। रागिब करना मतलब अट्रैक्ट करना, कि क्लाइंट आपकी तरफ अट्रैक्ट हो कि अच्छा इस बंदे को ये चीज आती है। क्योंकि लिंक्डइन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे कोई आपको डायरेक्ट नहीं बोलेगा आप मुझे इस बंदे की जरूरत है, आप बोलो ठीक है मैं हाजिर हूँ, वो अपवर फाइवर नहीं है, ठीक है ना। वो एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जहाँ प्रोफेशनल होते हैं, तो वहां पे आप अपने स्किल्स को थ्रू डिफरेंट एस्पेक्ट्स और थ्रू डिफरेंट एस्पेक्ट तो नहीं कहूंगा, थ्रू डिफरेंट चीजों के थ्रू आप जो है ना वो शो करते हैं कि मुझे ये चीज भी आती है, मुझे ये चीज भी आती है। तो वहां रेलिवेंट लोग फिर आपको देखते हैं, अच्छा जी इसको ये काम आता है तो ठीक है हम इससे ये काम करवा लेते हैं। ये वहां पे ना ऐसे काम बनता है कि आप एफर्ट करते हैं, अगले को एफर्ट नजर आती है, फिर वो आपसे एंगेजमेंट करता है। वो कोई अपवर्क नहीं है कि वहां जॉब पोस्ट कर दियो फिर आप बिडिंग करते चले जा रहे हैं, ठीक है ना। तो लिंक्डइन को इस्तेमाल करने के कुछ तरीकेकार है। आपकी इंग्लिश अच्छी है, आप इंग्लिश सेल करना चाहते हैं, आप इंग्लिश बोल के कुछ ब्लॉग्स डाल दें। आप टेक्स्ट बेचना चाहते हैं, टेक्स्ट के ऊपर कोई छोटा मोटा ब्लॉग लिख दे। कुछ स्टूडेंट्स हैं लिख रहे हैं, मैंने देखा है इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट टैक्स के कुछ लोग हैं, मैंने देखा है, बड़ी खुशी होती है, बहुत अच्छा ब्लॉग लिखते हैं। कुछ लोग कॉपी पेस्ट भी करते हैं, आपस में अच्छी बात है, करना चाहिए, लेकिन इजाजत ले लेनी चाहिए। क्योंकि मुझे याद है मैंने एक स्टूडेंट का ब्लॉग कॉपी किया था, तो मैंने उससे भी इजाजत ली थी कि क्या मैं आपके ब्लॉग को कॉपी कर लूं, उन्होंने कहा ठीक है। तो रिस्पेक्ट जरूरी है, ठीक है ना, कोई भी हो, छोटा हो बड़ा हो, रिस्पेक्ट लाजमी दें, एथिक्स पूरे रखें। तो बहरहाल लिंक्डइन को यूटिलाइज करने के कुछ तरीकेकार हैं, क्लाइंट ढूंढने के कुछ तरीकेकार हैं, ठीक है। आप जिस स्पेसिफिक फील्ड, जिस स्पेसिफिक इंडस्ट्री को सर्व करना चाहते हैं उसको सर्च करें, उससे रेलेवेंट लोगों को ऐड करें। और फिर ये नहीं कि धनाधन आपने फौरन से उनको मैसेजेस कर दिया, सर मुझे काम चाहिए, मुझे काम चाहिए, मुझे काम चाहिए, नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं करना है, क्योंकि फिर वो इरिटेशन का शिकार हो जाता है, ठीक है। रेलेवेंट लोगों को ऐड करने के बाद अपनी स्किल्स आप शो करें। कैसे शो करेंगे? ब्लॉग लिखे, कुछ छोटी सी वीडियो बना लें, कुछ कर ले, इस तरीके से आप अपने आप को, अपनी वैल्यूज जो अपने स्किल्स को दिखाएं। अगला बंदा खुद अट्रैक्ट होता है, अच्छा जी बंदे को ये चीज आती है यार, इससे काम करवाने की कोशिश करता है। तो ये लिंक्डइन का अल्गोरिथम इस तरीके से वर्क करता है। अल्गोरिथम से मुराद यानी कि जो वहां पे क्लाइंट एंगेजमेंट के तरीकेकार है, ठीक है। तो इस तरीके से लिंक्डइन यूज करना है। अपवर्क के बारे में आपको पता है, फाइवर के बारे में आपको पता है, बार्क के बारे में बता दूं, शायद बार्क बहुत कम लोग जानते हो। बार्क भी अपवर्क की तरह एक प्लेटफॉर्म है, लेकिन वहां पे इनिशियली आपको पैसे पे करने पड़ते हैं, ठीक है। तो आप वहाँ ऑलमोस्ट 90,000 रुपीज आप एक्सपेंड करते हैं, तो फिर वहां पे ये होता है कि आपको कुछ कनेक्ट्स मिल जाते हैं, और फिर वहां लोग आके जॉब्स डालते हैं कि मुझे ये काम करवाना है सॉरी। फिर आप अपने कनेक्ट्स के थ्रू उनके कांटेक्ट डिटेल को अनहाइड कर सकते हैं, और फिर आप उनको अप्रोच करते हैं, उनसे काम उनके लिए आप सर्व करते हैं, ठीक है। बहुत बड़े क्लाइंट भी होते हैं, जाइंट क्लाइंट्स भी होते हैं वहां पे। लेकिन अपनी कैपेसिटी देखते हुए जाए, हर जगह फौरन से नहीं कूद जाना चाहिए, थोड़ा सा अपने आप को स्किलफुल करें, क्योंकि वहां पे जो रिक्वायरमेंट होती है वो फिर बहुत तगड़ी रिक्वायरमेंट होती है बार्क के ऊपर, ठीक है। फाइवर और अपवर्क आप लोगों को बहुत पता होगा। अपवर्क पे मैं इसलिए फोकस करता हूँ, अपवर्क पे बहुत से लोग कहते भी, देखिए अगेन वही चीज, डेडिकेशन बहुत जरूरी है। मेरे सामने का एक बच्चा है, एटलीस्ट उसने 6 मंथ लगाए थे शुरू में, और आज उसकी प्रोफाइल ऑलमोस्ट $10,000 क्रॉस है, नहीं 10,000 ज्यादा बोल दी, आई थिंक $3 to $4,000 है।
जो कि वो मंथली अर्न कर रहा है, ठीक है, और मैं इस बात का गवाह हूं, मैं जानता हूँ, मैंने देखी चीज है। तो डेडिकेशन जरूरी है। जब एक बंदा कर रहा है तो आप भी कर सकते हैं। बस ये वाली बात है कि आप हिम्मत ना हारें, वहां जाएं, बैठें, टाइम लगाएं, प्रॉपर वे में काम करें। आपके पास स्किल प्रॉपर नहीं होगी तो फिर आप फेल हो जाएंगे। आपको क्लाइंट ने एक चीज पूछी, आपने रिस्पॉन्ड करने में टाइम लगा दिया, नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। आप प्रॉपर वे में अपने आप को स्किलफुल करें, प्रॉपर टाइम लगाएं, डेडिकेशन के साथ बैठ के बिडिंग करें, लाजमी वहां से काम मिलता है। एक चीज लेकिन मैं यह बोलूंगा, अपने रेट को तबाह बर्बाद ना करें। जो चीज 500 की है उसको 500 में रहने दे। 400 में कर लेंगे कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन 50 में करेंगे ना तो ये बहुत बुरी बात है। क्योंकि मार्केट के कुछ एथिक्स होते हैं, कुछ रूल्स रेगुलेशन होती है, उसको खराब ना करें। मेरा एक स्ट्रांग बिलीव है, मैं कहता हूं कि मैं 10 क्लाइंट को सर्व करूं $100 वाले, इससे बेहतर मैं एक क्लाइंट को सर्व करूं 1000 वाले, और मुझे पीस ऑफ माइंड ही मिलेगा, काम भी कम करना पड़ेगा, पैसे ही बराबर मिलेंगे, ठीक है ना। तो कोशिश ये करें, इसी तरीके से काम करें। लिंक्डइन बता दिया, अपवर्क, फाइवर, बार्क बता दिया आपको। रेफरल मार्केटिंग, ये जो मैंने अभी पीछे बात की थी ना, कि आप नेटवर्किंग करें, एक क्लाइंट को सर्व करें, उससे पोलाइट वे में बात करें, अच्छे बन के बात करें, कोशिश करें, वो आपको लाजमी क्लाइंट रेफर करता हो। ये मैंने देखा है होते हुए, ठीक है ना। एक क्लाइंट को आप अच्छा सर्व करते हैं, उसके इश्यूज को रिजॉल्व करते हैं, वो अगला बंदा लेकर आता है, यार इस बंदे ने मेरा मसला किया, तुम्हारा भी कर देगा, ठीक है। तो ये बहुत जरूरी चीज है। एक बंदा भी जो अगर आता है ना, उसको कभी भी गलत ना करे। एक बंदा आया, वो काम लेने आया, आपको वो काम नहीं आता, ये वो काम से करवाना नहीं चाहता, उसको फौरन से गालियां देके चैट बंद ना कर दें। वजह इसकी ये है कि हो सकता है कि उसने आपकी स्किल्स देख लो कि इस बंदे को ये स्किल्स आती है, मेरे इस्तेमाल की नहीं है, लेकिन हो सकता है मेरे बाद में जो मेरे पड़ोसी है, जो भी उसके जानने वाला है, वो किसी को एक को रेफर कर देगा, यार इस बंदे को फला काम आता है, ठीक है ना। तो नेटवर्किंग, रेफरल मार्केटिंग बहुत जरूरी है। एक चीज है गूगल माय बिजनेस के नाम से। अच्छा जी, इसका इस्तेमाल करना थोड़ा ट्रिकी है और इसका इस्तेमाल करना बहुत अहम भी है, लेकिन वो उसके लिए जो बिजनेस रन कर रहा है, इंडिविजुअल कैपेसिटी में नहीं करना चाहिए, जो ये बहुत तगड़ी चीज है। और फिर यहाँ पैसे भी लगते हैं, 36 और चीजें हैं। तो फिर आप स्पेसिफिक एरिया गूगल के ऊपर डालते हैं, आप उनको वहां पे पेड मार्केटिंग करवाते हैं, और इस तरह की चीजें से वहां से फिर बहुत क्लाइंट आते हैं। हम जो स्पेसिफिक एरिया की बात कर रहे हैं वो है, लेट्स से हम अगर फ्लोरिडा की बात कर लेते हैं, टेक्सास की बात कर लेते हैं, वायमिंग की बात कर लेते हैं, ये वो स्टेट्स है जहां आपको पता है कि हाँ हमारे लोकल लोग मौजूद हैं, यहाँ से बिजनेस आता है। तो आप एक स्पेसिफिक एरिया निकालते हैं, गूगल के ऊपर सर्च करते हैं, ठीक है, मुझे लेट से एक सीपीए फर्म मैंने सर्च किया, ठीक है, और मैंने आगे लिख दिया फ्लोरिडा, फ्लोरिडा के अंदर कोई एक सिटी लिख दिया, कोई काउंटी लिख दिया, सॉरी, तो वो मुझे रिजल्ट निकाल के देता है। अब गूगल का काम खत्म हो गया। अब यहाँ से अगेन आपके सॉफ्ट स्किल्स के, आपको बात करना आता है, आपको क्लाइंट ग्रैब करना आता है, आप क्लाइंट को एंगेज कर सकते हैं, उनको अप्रोच करें, उनसे बात करें, अपनी कोटेशन भेजें। गिड़गिड़ाने की जरूरत नहीं है भाइयों, खुदा का वास्ता गिड़गिड़ाने की जरूरत नहीं है। लोग मैसेजेस करते हैं, मैं बड़ा अफसोस करता हूँ, लिंक्डइन पे लोगों के मैसेजेस आते हैं, सर प्लीज प्लीज कोई काम दे दें। क्यों भाई? आप एक स्किलफुल पर्सन है, आपको गिड़गिड़ाने की जरूरत नहीं है। आप आए, प्रोफेशनल अप्रोच करें कि भाई हमारे ये, हम ये सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, हमारी ये कोटेशन है, हमारे ये रेट्स हैं, करना है करो, नहीं करना है अल्लाह हाफिज, चलो भाई। इससे ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। रिस्क आपको आपका मिलके रहेगा, आपका काम सिर्फ कोशिश करना है, रिस्क लाना नहीं है, ठीक है ना। रिस्क अल्लाह ला के देगा, कोशिश जरूर करें आप। कोशिश लाजमी, कोशिश अल्लाह ने आपके हाथ में दी, आप कोशिश करते रहें, गिड़गिड़ाने की जरूरत नहीं है। स्पेसिफिक फर्म्स एंड इंडिविजुअल्स, ये माय बिजनेस, गूगल माय बिजनेस के थ्रू ही आप इन चीजों को सर्च कर सकते हैं। आपने एक बंदे को लिंक्डइन पे ढूंढा कि अच्छा ठीक है ये बंदा यूं है, ऐसा है, आपने उसकी इन्फॉर्मेशन निकाली, आपने उसको, आपने देखा इसको ये सर्विसेज चाहिए, आपने वहां अप्रोच किया, वहां रिप्लाई नहीं आया, आपने उसको गूगल करने की कोशिश की, वहां से चीजें ढूंढने की कोशिश की, उनको पर्सनली अप्रोच किया। इस तरीके की चीजों से भी बिजनेस बनता है। ये वो प्लेटफॉर्म है जहां से आप काम हासिल कर सकते हैं, और ये सारे टेस्टेड प्लेटफॉर्म्स हैं। मैंने फाइबर टेस्ट नहीं किया, टू बी ऑनेस्ट, झूठ नहीं बोलूंगा, फाइबर टेस्ट नहीं किया, मैं खुद ने नहीं, लेकिन जितने और लोग भी मेरे साथ एसोसिएट है, जिनको मैं जानता हूँ, उन्होंने हर चीज यूटिलाइज की है। फाइबर में अब तक मेरा एक्सपीरियंस नहीं रहा, ना मेरे जानने वालों का एक्सपीरियंस रहा इसके ऊपर। तो बाकी सारे प्लेटफॉर्म टेस्टेड है, आप इस पर काम करेंगे जिस स्ट्रेटजी के थ्रू मैंने बताया है, अगर आप काम करते हैं, दैट विल बी रियली बेनिफिशियल फॉर यू, ठीक है। कुछ कंपनीज के नाम बता दूं जो कि टू बी ऑनेस्ट अनएथिकल है, मैं नहीं चाह रहा था, अगर बशारा साहब मौजूद हैं और वो मुझे इजाजत दें कि मैं अगर यहाँ पे कवर अप कर जाऊं, तो ये कंपनीज के नाम डिस्क्लोज करना मुनासिब नहीं होते हैं, ये मैं शायद समझा नहीं पाऊंगा। तो बहरहाल ढूंढ सकते हैं आप लिंक्डइन पे जाकर। अमीन भाई, जी सर। एक्चुअली थैंक यू सो मच। मैंने आपका शुक्रिया अदा एंड पे करना था तो अभी कर अच्छा सर। देते हैं। मैं सर ना बेसिकली रिक्वेस्ट मेरी पता है क्या थी, देखिए यहाँ पे जो लोग बैठे हुए हैं ना, कई मेरे जैसे शरीफ लोग हैं अच्छा जिनको अच्छा अच्छा। बीपीओज का उस तरह से शायद उतने नाम नहीं पता होंगे, कि दो चार नाम पता होंगे।
तो ठीक मैं ये है। चाहता था कि ये लोग उनको बीपीओस के नाम पता हो, ये फिर उनको अप्रोच कर सकें। तो वो अनएथिकली, मेरा नहीं ख्याल कि मतलब मेरा ये इंटेंशन या मेरा ये इरादा है कि इन लोगों को पता हो। बाकी ठीक है। अप्रोच करते हैं नहीं करते, उसको कैसे करते हैं, ये इनका हेडेक है। ठीक है, ये मैं यार सोच रहा हूँ। मैं कंटिन्यू कर लेता हूँ सरकार, बड़ी माजरत, मैं असल में वो एक एस्पेक्ट था, मैं इंशाल्लाह कभी लेटर ऑन डिस्कस करूंगा आपसे, तो मैं कंटिन्यू कर लेता हूँ बहरहाल। तो थैंक यू सो मच। बहरहाल कराची के अंदर भाई कुछ फर्म्स हैं जो कि बहुत स्ट्रांग और तगड़ी फर्म्स है जो काम कर रही हैं, जिसमें सबसे मेन टॉप पे है माया टेक्स के नाम से। वो फिजिकल है भाई, वो रिमोट जॉब नहीं देती। अच्छा, एक तो हमारे यहाँ मुझे ये समझ नहीं आता कि शशके इतने क्यों आ गए लोगों के अंदर हमारे यहाँ, जिसको मैसेज करो, जो मैसेज करता है सर रिमोट जॉब चाहिए, क्यों चाहिए भाई? अभी से ये मतलब वर्ड नहीं यूज करना चाहिए, लेकिन हरामखोरी की आदत लग गई है कि फौरन से रिमोट जॉब। भाई रिमोट जॉब नहीं मिलती, ठीक है ना, एफर्ट करनी पड़ती है, रिमोट जॉब एक वक्त आने के बाद लगती है, ठीक है। तो बहरहाल माया टेक्स बहुत तगड़ी फर्म है, अल्लाह उनको तरक्की दे, उरूज दे, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं वो। माया टेक्स के नाम से है, आप उनको सर्च कर सकते हैं, उनके पास टैक्स की जॉब्स आती हैं, सीजन में ठीक ठाक जॉब्स आती हैं, उनको लिंक्डइन पे सर्च करें। ऑर्थर लॉरेंस है, वहां पे टैक्स काम हो रहा है। होराइजन है, सर्फ टेक है, सर्फ टेक रिमोट पे हायर करता है, होराइजन रिमोट पे हायर करता है। एस्पायर 92 को तो आप जानते ही होंगे, जो आपके वहाँ ट्रेनर भी मौजूद है यहाँ पे, वो भी रिमोट पे हायर करते हैं। रश नहीं लगाना यार किसी के पास, असल मसला है कि ये चीजें फिर वो लोग शिकायत करते हैं कि आप लोग नाम ले लेते हो ना, फिर रश लग जाता है, अचानक से हमें जरूरत भी नहीं है, 150 200 सीवीज आ जाती हैं, और फिर उनके लिए एक इशू क्रिएट हो जाता है, ठीक है। तो रश नहीं लगाना, जॉब्स आ रही हैं, ढूंढे, ढूंढने के बाद अपनी स्किल से चेक करें कि आप वहाँ के काबिल हैं या नहीं है, फिर अप्लाई करें, ठीक है। तो तीन चार नाम मैंने आपको बताए, एक एबेकस फर्स्ट सॉल्यूशन है, डायनामिक सॉल्यूशन सीपीए फर्म है, बैक ऑफिस इनका कराची में है। लाहौर में एचक्यू के नाम से, एचक्यू कंसल्टिंग के नाम से एक फर्म है, ये टेक्सास में बैठे हुए हैं। हसन साहब है माशाल्लाह, अच्छा अच्छा बिजनेस कर रहे हैं ये लोग। प्रूडेंट अकाउंटेंट के नाम से लाहौर में एक फर्म है, सीपीए फर्म है, ये भी काम कर रहे हैं लाहौर में। और मुझे एग्जैक्टली exactly याद नहीं है, बहरहाल मैं कोशिश ये करूंगा कि मैं एक लिस्ट रेडी करके आप लोगों को प्रोवाइड कर दूं। लेकिन खुदा का वास्ता भाइयों, रश नहीं लगा देना किसी के पास भी, और गिड़गिड़ाने मत लग जाना किसी के पास काम के लिए। अल्लाह देने वाली जात है, अपनी कोशिश खुद करे, ठीक है। बिजनेस के नाम जो कराची और लाहौर और इस तरह की जगहों पे हैं जो कि फिजिकल वर्क कर रहे हैं, मैं आपको नाम बता दूंगा इंशाल्लाह दोबारा। अभी कुछ मैंने बता दिए हैं, कुछ की जॉब्स आती है, मैं लिंक्डइन पे शेयर करता रहता हूँ। जहां मैं वर्क कर रहा हूँ कॉन्टोर में, वहां भी जॉब्स आती हैं, लेकिन उनका क्राइटेरिया बहुत ज्यादा मुश्किल है। तो कोशिश कर लें, अल्लाह देने वाली ज्यादा, ठीक है। और बाकी मैं कुछ नाम अगर इंशाल्लाह मेरे जहन में हुए तो मैं इंशाल्लाह आपको बता दूंगा, ठीक है। सेशन का टाइम लंबा हो रहा है, मैं आपको मैसेजेस आ रहे हैं, मैं आपको बस एक आखिरी टॉपिक रह गया हमारा, वो है इंटरव्यू में क्या सवालात हो सकते हैं, क्या जवाबात दे सकते हैं, आपको कैसे इंटरव्यू में सक्सेसफुल होना है, ठीक है। और फिर एक केस स्टडी, ओके। पहले उससे पहले एक हमारे पास करियर इन यूएस मार्केट है, ये चीज बनाने की वजह ये है कि आपको ये पता रहे कि की वर्ड कौन कौन से यूज होते हैं। तो भाई यू टेक्स्ट प्रिपेरर बहुत कॉमन है, फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म पे बहुत कॉमन है, आप इन चीजों को देख सकते हैं, इसमें अपना करियर बनाए। टेक्स्ट अकाउंटेंट और एनालिस्ट की जॉब्स होती हैं, इस पे भी करियर बनाए। अब ये प्रिपेरर से अलग होते हैं, अकाउंटेंट एनालिस्ट की जेडीज टैक्स प्रिपेरर से अलग होती है, ठीक है ना, इसलिए अलग अलग रखा है मैंने, वरना आप ये सोचेंगे कि ये सारी चीजें सेम ही है, ऐसा नहीं है। बहरहाल टैक्स प्रिपेरर अलग है, टैक्स अकाउंटेंट एंड एनालिस्ट इनका काम अलग होता है, ठीक है। टैक्स एडवाइजर एंड कंसल्टेंट ये अलग होते हैं। ये सारी वो आप कह सकते हैं फील्ड्स कह लें, या यू कह लें कि डेजिग्नेशन है, जहां पे आप अपने आप को सेट करना चाहें तो कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, कुछ सर्टिफिकेशन है सीपीए और ईए, ये इसके ऊपर मैं दो वर्ड ऐड करूंगा, आगे चलते हैं, पहले फिर इस पे आते हैं। टैक्स अटॉर्नी, पाकिस्तान में वकील होता है, यूएस में टैक्स अटॉर्नी होता है, जो कि आपके तलाक तो नहीं करवाता, लेकिन ये कि वो टैक्स के इश्यूज बहुत डील करता है, और टैक्स अटॉर्नी बहुत पावरफुल पोजीशन है यूएस के अंदर भी, ठीक है। अगर आप अपना करियर परस्यू करना चाहते हैं और अल्लाह आप लोगों को मौका दे, आप यूएस जाएं या किसी ऐसी जगह जाए जहां पे आप लोगों को इस तरह की चीजें करने का मौका मिले, तो बिल्कुल करें, ठीक है। हम एक छोटी सी कोशिश में लगे हुए, बशारा साहब यहाँ मौजूद है, अल्लाह इनको जजाय खैर अता फरमाए, इन्होंने बहुत बहुत एफर्ट की, बहुत टाइम स्पेंड किया, बहुत पैसे लगाए, अल्लाह इनको बस जजाय खैर अता फरमाए। हम ये कोशिश कर रहे हैं, एक अनाउंसमेंट तो नहीं है ये, आप दुआ करें हमारे लिए कि हम तो नहीं बल्कि बशारा साहब ये कोशिश में लगे हुए हैं कि ये पाकिस्तान में सीपीए और ईए को लेकर आ जाए। सर अल्लाह हम इनको क्या कामयाब हम करे। क्या है, सर हम क्या है।
जो नहीं नहीं सर, फैक्ट है वो फैक्ट है सर। सर अच्छा, बड़ी मेहरबानी सर, बशारत साहब और मुझ ने, मैंने छोटी सी कोशिश की थी, बाकी बशारत साहब की बड़ी मेहरबानी है। कोशिश कर रहे हैं हम कंबाइन कोलेबरेटिव अप्रोच करके देखें, राइवलरी करने का कोई फायदा नहीं है। मुल्क, कौम, लोगों के लिए भलाई इसी में होती है जब सब मिल के काम करते हैं, ठीक है ना। तो आपने भी आपस में कुछ नहीं करना। तो बशारत साहब की कोशिशें अल्लाह कामयाब करे, हम खुद शामिल है इसके अंदर, कि हम पाकिस्तान में सीपीए और ईए के एग्जाम सेंटर्स ओपन करवाएं। अगर ये हो जाता है तो आपकी जो एक कॉस्ट अभी 13, 14, 15 लाख पे जाके बैठ रही है, बाजू का कॉस्टिंग तो 18 लाख पे भी चली जाती है, 20 लाख भी चली जाती है। तो वो फिर 3, 3.5, 2, 2.5, आई डोंट नो क्या कॉस्टिंग होगी, लेकिन बहरहाल बहुत सिग्निफिकेंट डिक्रीज आ जाएगा। ठीक है, अगर हम पाकिस्तान में इन चीज को लाने में कामयाब हो जाते हैं तो मेक श्योर जिस दिन अनाउंसमेंट होती है, कहीं से भी अनाउंसमेंट होती है, कोई भी अनाउंसमेंट करता है कि भाई हम सीपीआई ये पाकिस्तान में करवा रहे हैं, आप लोगों ने दौड़ लगा देनी उस तरफ, ठीक है। क्योंकि इंडिया के अंदर देखें, ठीक है, इंडिया हमारे, आप कह सकते हैं दुश्मन कंट्री है, लेकिन मैं कहता हूं कि यार आप उनसे सीखे जरूर। आप आज के दौर में वहां एक पत्थर भी उठाओगे ना, नीचे से सीपीए निकल कर आ जाता है। मतलब मुबालगा आ रहा ही कर रहा हूँ कि इतने वहां सीपीए है, इतने वहां सीपीए और ईए है, क्यों, उनके एग्जाम सेंटर बहुत है। तो भाई हम भी करेंगे, अगर जिस दिन जो बंदा भी एफर्ट करके ये चीज लेकर आता है, आप तमाम स्टूडेंट्स ने इस पे दौड़ लगा देनी है कि भाई हमने ये करना है, क्योंकि भले जैसा भी हो कोशिश करें, करना जरूर है, ताकि इससे फिर ये होगा कि मुल्क में जब उन लोगों को ये लगे कि हाँ पाकिस्तान जैसे मुल्क के अंदर पोटेंशियल है कि वो इन चीजों को कर सकते हैं, तो वो आपकी एफर्ट की वजह कर नेक्स्ट एग्जाम सेंटर भी फिर आपको देंगे, ठीक है। तो अमीन भाई, अमीन जी भाई सर। यहाँ पे मैं इंटरवीन करना चाहूंगा। जी जी। आप यकीन करेंगे कि शायद आपको इस बात का इल्म नहीं है, मैंने आपके साथ इस मौजू पर डिस्कशन नहीं की। मेरे यूएई के कोर्स के अंदर तकरीबन 40% ऑडियंस इंडिया की है। ओ माशाल्लाह यूएई का माशाल्लाह। कोर्स इंडिया के लोग ले रहे हैं, मतलब अब पाकिस्तान से वो इवन पता है क्या कह रहे थे तनवीर साहब को, यार तुम लोग तो बड़े अच्छे हो यार तरीके कह रहे थे। तो अब अंदाजा कीजिए कि उनको जहां से वो चीज काम की मिलती है, यहाँ पर अगर किसी को हम बोलते हैं वो कहता है यार पता नहीं ये क्या कर रहे हैं। और वो हाँ, लोग बगैर मतलब उनको दुबई में पता चलता है कि यार ये कोर्स हो रहा है, तो वो डायरेक्टली हमें अप्रोच कर रहे हैं। अप्रोच का आप फर्क है ये ना सरकार, ये अप्रोच का फर्क है। मैंने वही कहा ना कि हम उनकी उनके माइंडसेट डिफरेंट हो गए, वो हमसे इस मामले में बहुत आगे निकल गए, उनका माइंडसेट डिफरेंट हो गया। वो ये नहीं देखते यार पाकिस्तान से प्याज आ रहा है या टमाटर आ रहा है या नहीं आ रहा, वो ये देखते हैं अगर स्किल आ रही है, कोई चीज लर्निंग की है, पकड़ लो फौरन से, भले वो कोई भी हो। हम जो है ना वो आपस में माइंडसेट लेके बैठे हैं, यार इनसे ये चीजें नहीं करनी, ये अच्छे लोग नहीं है। तो बाहर अप्रोच चेंज करने की जरूरत है आप लोगों को। दुआ करने की जरूरत है कि इंशाल्लाह पाकिस्तान के लिए कुछ बड़ा करेंगे, सब मिल बांटे करेंगे, आप तमाम की एफर्ट भी चाहिए इसके अंदर। तो सीपीआई अगर पाकिस्तान आ जाता है तो सबके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा, ठीक है। बहरहाल आगे चलते हैं, हमारे पास करियर टैक्स अटॉर्नी है, कॉर्पोरेट टैक्स मैनेजर। अब डायरेक्टर या मैनेजर ये बहुत डिफरेंट पोजीशन होती है, और इनकी जेडीज बड़ी डिफरेंट होती है, ठीक है। इनके कामों में एमएनए भी शामिल होता है, मर्जर एंड एक्विजिशन। अब ये क्या चीज़ है क्या नहीं है, फिर अगेन टेक्निकल चीजें इंशाल्लाह फिर कभी। आईआरएस के करियर, अच्छा अब मैं बता दूं कि आईआरएस के जॉब्स भी हैं, और आईआरएस खुद भी हायर करता है। बस अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तानियों को हायर नहीं कर रहा जब तक वो यूएस के अंदर ना हो। दुआ करें कोई ऐसी चीज भी असबाब बन जाए कि जिस तरह वो दीगर कंट्रीज के अंदर अपने लोग हायर कर रहे हैं यहाँ भी करें, ठीक है। एचआर एंड ब्लॉक है, क्विक बुक है, ये भी लोग हायर करते हैं डिफरेंट कंट्रीज के अंदर, यहाँ भी अपना करियर बना सकते हैं। तो आपको ऑप्शन बता रहा हूँ, ऑप्शन आपके पास होने चाहिए, बाकी इंशाल्लाह अल्लाह देने वाली जात है, और आप लोगों की एफर्ट चाहिए। इंटरनेशनल टैक्स स्पेशलिस्ट हो गया, टेक्नोलॉजी टैक्स टेक्नोलॉजी स्पेशलिस्ट, ये बहुत जरूरी है। डिफरेंट सॉफ्टवेयर आपने देखे होंगे, प्रोकनेट देखा आपने, ड्रेक का नाम सुना होगा आपने, लेसर्ट है, 36 और सॉफ्टवेयर हैं। इसके टेक्नीशियंस भी होते हैं, और वो टैक्स के नॉलेज वाले होते हैं। अब आप अगर किसी सॉफ्टवेयर के स्पेशलिस्ट बन जाते हैं, और वो कंपनी आपको हायर कर लेती है कि आप हमारे टेक्नीशियन बन जाए, तो जितने भी लोग जो सॉफ्टवेयर को यूज कर रहे हैं, उनको कोई भी इश्यूज अगर फेस होते हैं, तो फिर वो स्पेशलिस्ट से रब्ता करते हैं कि भाई इस मसले को आप हमारे सॉफ्टवेयर में हल करके दें। तो ये भी एक अलग पूरी पूरी फील्ड है, ठीक है ना। जिसको हम कहते हैं, वैसे हम स्पेशलिस्ट ही कहते हैं। आसानी से समझाना चाहूँ तो जिस तरह डेवलपर्स होते हैं ना, एक सॉफ्टवेयर के डेवलप करने वाले, उस तरह उनके स्पेशलिस्ट होते हैं जो उनके इश्यूज को रिजॉल्व करते हैं। मैं, मेरे एक उस्ताद है, वो कोरियन है, जिनसे मैंने टेक्स्ट सीखा था बहुत डिटेल में। तो वो बंदा इतना माहिर था कि उसने ड्रेक टेक्स्ट की कैलकुलेशन की गलतियां पकड़ ली कि टेक्स्ट सॉफ्टवेयर सही से काम नहीं कर रहा, जो एज पर लॉ और एज पर पब्लिकेशन है वो वैसे ये सॉफ्टवेयर वर्क नहीं कर रहा, उसकी काबिलियत का अंदाजा लगा है, ठीक है। तो जरूरी है कि अपने को काबिल बनाए,
और टूल्स को यूटिलाइज जरूर करें, टूल्स पे रिलाय ना करें। मैंने आपको पहले भी ये वर्ड यूज किया, ठीक है। आगे चलते हैं, टैक्स एजुकेटर और ट्रेनर। मुझ गरीब को जो इन लोगों ने बना दिया है, बहरहाल मैं हूं नहीं। तो ये भी बहुत बड़ा करियर है टैक्स एजुकेटर और ट्रेनर का। इसकी बहुत से अपॉर्चुनिटीज बाहर ममालिक में फिलहाल बहुत ज्यादा है, पाकिस्तान में कम है। लेकिन होप सो विद द पैसेज ऑफ टाइम अल्लाह यहाँ भी इस फील्ड को भी तरक्की दे, ठीक है। आगे चलते हैं, हमारा इंटरव्यू का सेशन है। इंटरव्यू में कुछ सवाल जो मोस्ट कॉमन सवाल है, मैं बहुत स्पीड से जाऊंगा, जो टाइम ठीक ठाक हो गया है। फिर क्यूएनए का सेशन भी हमारा वो बहुत शॉर्ट करेंगे हम, ठीक है। तो हमारे पास क्यूएनए के सॉरी इंटरव्यू क्वेश्चंस क्या क्या हो सकते हैं एक्सपेक्टेड, वो ये है कि टैक्सेबल इनकम और नॉन टैक्सेबल इनकम के अंदर फर्क क्या है। ये बहुत आसान सवाल है। ये जो क्वेश्चन मैंने निकाल के यहाँ रखे ना, ये अपने एक्सपीरियंस, कुछ कलीग्स हैं जो इंटरव्यू कंडक्ट करते हैं उनके एक्सपीरियंस से ये सवाल हमने निकाले हैं, ठीक है। टैक्सेबल और नॉन टैक्सेबल इनकम के अंदर डिफरेंशिएशन कैसे होती है, उनका कॉन्सेप्ट क्या है, कौन सा टैक्सेबल होगा, किस कॉन्सेप्ट के थ्रू टैक्सेबल होगा, कौन सा नॉन टैक्सेबल हो जाएगा, पता होना चाहिए आपको, ठीक है, जब आप किसी इंटरव्यू के अंदर जा रहे हैं। क्लेमेबल और नॉन क्लेमेबल एक्सपेंसेस एज पर टैक्स लॉ, ये बहुत बहुत काम का सवाल है, आपको पता होना चाहिए। मिसाल दूंगा, समझ जाएंगे। चैरिटी है वो टैक्स के अंदर क्लेमेबल नहीं है, पेनल्टीज है क्लेमेबल नहीं है, ठीक है। पता होनी चाहिए आपको, रिसर्च करें इसके ऊपर, अपने आप को रेडी करें अगर कहीं जॉब के इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं। डेडलाइंस क्या है, डेडलाइंस पे मतलब फाइलिंग की, वेरियस फाइलिंग की डेडलाइंस क्या है आपको पता होनी चाहिए कि भाई 15 अप्रैल, 15 मार्च, और इस तरीके 31 जनवरी फॉर W2, इस तरह की डेडलाइंस पता होनी चाहिए, फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए आपको, ठीक है। अच्छा, अब एक सवाल है, ये थोड़ा सा जो है ना डिफिकल्ट सवाल है, लेकिन आपको इसको पूछा जा सकता है और आपको फिर इसको बहुत वेल मैनर में एक्सप्लेन करना है। यहाँ पे भंड के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। वो कहते हैं, कैन यू वॉक मी थ्रू द स्टेप्स यू टेक टू कंप्लीट अ टैक्स रिटर्न एक्यूरेटली। अब वो एक लाइन का सवाल बोलकर चला गया कि आप मुझे वॉक थ्रू करवाए कि आप एक टेक्स्ट रिटर्न प्रिपेयर कैसे करते हैं एक्यूरेटली। आपका जवाब बहुत कॉन्क्रीट होना चाहिए। इवन दो इस पे एक ब्लेंडर मैंने देखा है कि एक बंदे को बहुत माहिर था वो टेक्स्ट के अंदर, वो तकरीबन को 10 साल से टेक्स्ट में काम कर रहा है, लेकिन जब उसने एक लाइन का सवाल सुना तो कंफ्यूज हो गया, मुझे बोलना क्या क्या है इसके अंदर। तो उसने इनिशियल डॉक्यूमेंट वो खा गया, इसे यानी कि स्किप कर गया। तो इनिशियल डॉक्यूमेंट उसने एक्वायर नहीं किया, वो आगे चला गया, मैंने क्लाइंट को ये देना है और फिर उसको ये बना के देना, उसकी इन्फॉर्मेशन फाइनेंशियल में ये लेनी है। आपने इनिशियल डॉक्यूमेंट नहीं लिए, आपने ईआईएन के बारे में नहीं पूछा, आपने उनसे एड्रेसेस नहीं लिए। ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। आप सिर्फ ये नहीं बोल सकते कि यार मैंने उनसे फाइनेंशियल दिए और फिर उसके बाद मैंने टैक्स में बनाना स्टार्ट कर दिया, नहीं, आपने फिर तो इनिशियल इन्फॉर्मेशन नहीं ली, लास्ट ईयर का टैक्स रिटर्न आपने नहीं लिया। तो सॉरी। तो इस तरीके से अपने आप को सवालात के लिए प्रिपेयर करें कि कोई भी सवाल आ सकता है और आपका जवाब कॉन्क्रीट होना चाहिए, ठीक है। उसमें कोई लूप होल नहीं होना चाहिए, ठीक है। आगे आते हैं भाई हमारे पास, व्हाट इज द एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन टैक्स क्रेडिट एंड डिडक्शंस। ये आपने पढ़ा होगा, सुना होगा, देखा भी होगा, लेकिन अगर पूछा जाए नंबर ऑफ क्रेडिट्स और नंबर ऑफ डिडक्शन कौन कौन से होते हैं, तो आई डोंट थिंक कि मतलब कोई मेजोरिटी नहीं बता पाएगी, ठीक है ना। तो कोशिश ये करें कि फिंगर टिप्स पे आपके होनी चाहिए चीजें। मेजोरिटी ऑफ क्रेडिट्स एंड डिडक्शन तो पता होने चाहिए, ठीक है। अच्छा, आगे आते हैं कि सिनेरियो दिया जाता है कि भाई अगर एक क्लाइंट है वो कहता है कि वो एक सिचुएशन देता है आपको कि भाई ये है और उसको कैसे हैंडल करेंगे, तो वहां पे फिर आप फौरन से कंक्लूजन की तरफ नहीं जाते बल्कि पहले अंडरस्टैंडिंग की तरफ जाते हैं। ये सवालात वो हैं जो आपके सिर्फ और सिर्फ स्किल्स को नहीं टेस्ट करता, बल्कि आपकी इसको भी टेस्ट करता है कि आपकी अप्रोच क्या है किसी क्लाइंट, किसी इश्यूज, किसी सिचुएशन को देखकर, ठीक है। तो अपनी अप्रोच, लेट से एक बंदे ने कहा कि मेरे पास, क्लाइंट आया कहता है कि मेरे इस इशू के अंदर ये मसला, टैक्स के अंदर ये मसला है, इसको रिजॉल्व करना है। आपने कहा फौरन से जी मुझे फाइनेंशियल दे दें, जी मुझे ये दे दें, मैं ये करने लग जाता हूँ, नहीं, आप पहले अंडरस्टैंड करके पहले वो मसला हुआ क्यों। आपकी अप्रोच होनी चाहिए कि उस मसले को पहले आइडेंटिफाई करें क्यों हुआ, उसके रीजंस क्या थे, उसके बाद सोल्यूशन पे जाए। तो ये अप्रोच का फर्क होता है, और यही जब इंटरव्यूअर आपको चेक करना चाहता है कि जब वो आपसे पूछता है कि मुझे ये बताओ कि अगर ये सिचुएशन कैसे हैंडल करोगे, आप फौरन से कंक्लूजन की तरफ ना चले जाए, रिजल्ट की तरफ ना चले जाए कि मैं यूं करूंगा मसला हल, और चुटकी बजाए और मसला हल, ऐसा नहीं करना होता। अप्रोच भी दिखानी होती कि मेरी अप्रोच क्या है, ठीक है। आगे चलते हैं, जो इश्यूज आते हैं फाइनेंशियल्स के अंदर, कह रहे हैं हाउ डू यू हैंडल डिस्क्रिपेंसीज एंड इनकंसिस्टेंसीज इन फाइनेंशियल रिकॉर्ड ड्यूरिंग टैक्स प्रिपरेशन। अब फाइनेंशियल रिव्यू कैसे किया जाता है, फाइनेंशियल रिव्यू में क्या क्या चीजें
देखते हैं आप, और अगर कहीं पे आपको कोई ऐसी चीज नजर आती है फाइनेंशियल्स के अंदर जो कि टैक्स लॉज या टैक्स के रिलेटेड चीजों में से मैच नहीं करती है, आपको एक अनयूजुअल सी चीज लग रही है, तो उसको कैसे हैंडल करेंगे आप, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो वो जब इंटरव्यूअर सवाल पूछता है तो आपके पास वो की पॉइंट्स होने चाहिए। मैं अभी नहीं बताने जा रहा, आप लोगों ने खुद ढूंढना है। आज का ये सिर्फ और सिर्फ लेने लेने का सेशन नहीं है कि बस आप बोलते जाए हम सुनते चले जा रहे हैं। अब आप लोगों की एफर्ट की बारी है। ये जो क्वेश्चन है इसके स्क्रीनशॉट्स ले लें, जो करना है आप इसको करें, लेकिन इस सवाल के जवाब आपके रेडी होने चाहिए कि किस तरीके से आपने इन चीजों को हैंडल करना है। वो कौन से की पॉइंट्स हैं फाइनेंशियल्स के अंदर, ये लिखा हुआ है नेक्स्ट सवाल है 8 पॉइंट जो है, how do you review the financials with test aspects and what are the key points you have to focus on financials। आपको पता होना चाहिए, आप टैक्स के कोर्स करने वाले लोग हैं, आप क्वालिफाइड लोग हैं, आपको पता होना चाहिए कि मुझे फाइनेंशियल रिव्यू कैसे करना है, इसके अंदर क्या क्या चीजें मेन पॉइंट्स होते हैं जो मुझे फोकस करने की जरूरत है, ठीक है। मैंने नहीं बताना ये वाली बात। फिर भी कभी जरूरत पड़े, अप्रोच देम, ये जो आईसीटी की टीम है, मैं इंशाल्लाह गाइड कर दूंगा। बहरहाल अपनी कोशिश लाजमी आपने दिखानी है, ठीक है। कैसे आप टैक्स रूल्स एंड लॉज एंड इन जो सारी चेंजेस होती हैं उससे कैसे अपडेट रहते हैं, आपको पता होना चाहिए। मैंने आपको पहले ही बताया लेक्चर के शुरू में कि वेबसाइट्स के थ्रू, पब्लिकेशन के थ्रू पता होनी चाहिए आपको चीजें। तो वो अगर आपसे पूछते हैं कि आप कैसे अपने आप को अप टू डेट रखते हैं, जवाब आपके पास रेडी होना चाहिए, ठीक है। आगे चलते हैं। इफ यू रिसीव एनी, मैंने कुछ सवाल छोड़ दिया। ओके, वो 10 पॉइंट है, एक्सप्लेन एनी प्रीवियस चेंजेस इन टैक्स लॉज दैट यू रिसर्च। अब देखिए यहाँ पे एक भंड होता है, ब्लेंडर कहते हैं हम, मैं भंड बोल देता हूँ, बड़ी माजरत है। तो वो ये कि सर आपसे पूछा गया कि रीसेंट चेंजेस में से कौन सी ऐसी चीज का आपने रिसर्च किया। अब आपने 500 साल पहले की रिसर्च की थी बाबा आदम के जमाने में, और आपने वही बता दी कि मैंने तो रिसर्च किया था कि जब वो एक टैक्स क्रेडिट 2010 में आया था ना, उसकी बात कर रहे हैं। सर ऐसा नहीं होता। आपको टेस्ट करने का, इंटरव्यू करने का मकसद ही यही होता है कि रीसेंट चेंजेस में आप कितनी ग्रिप है चेक की जाए। अगर आप वो ग्रिप नहीं है, जस्ट सिंपल से कि सर मैंने अभी रिसेंट चेंजेस को नहीं देखा है, मुझे टाइम नहीं मिला, मैं फोकस नहीं कर पाया, मैं इंशाल्लाह नियर सून इसके ऊपर काम करूंगा या कल ही इस पे स्टार्ट करूंगा। झूठ नहीं बोलना चाहिए। होता ये है कि जो सामने बंदा बैठा था ना, उसको पता होता है रिसेंट चेंजेस क्या हुई है। जो इंटरव्यू लेने वाला है वो बेवकूफ तो नहीं है, उसने अगर आपसे कोई इस तरह के सवाल किया, इट मींस वो जानता है कि रिसेंट चेंजेस क्या हुए, ठीक है। तो कभी ब्लंडर नहीं मारना इस सवाल में, वरना आप डायरेक्ट रिजेक्ट की तरफ जाते हो। आगे, आईआरएस की तरफ से नोटिस रिसीव हुआ है, कैसे रिजॉल्व करेंगे, आपकी आपकी अप्रोच क्या है। थक से कॉल लगा के मसला हल नहीं, अप्रोच क्या होनी चाहिए आपको, उस अप्रोच का बताना है, ठीक है। ये सवालात इवन तो पूछे जाते हैं और हम भी कभी पूछते हैं जब हम इंटरव्यू कंडक्ट करते हैं, ठीक है। आगे, हाउ टेक्नोलॉजीज और सॉफ्टवेयर्स इन योर रोल। अब आप मुझे ये बताएं कि आपने कौन कौन से सॉफ्टवेयर यूज किए हैं और उसका क्या किरदार रहा आपके रोल के अंदर, या आप उसके अंदर कितने वैल्यू डालते हैं विद सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर पर रिलाई नहीं करना ना आपने, मैंने आपको बताया अभी। तो सवाल आपसे पूछा जाता है कि कौन कौन सॉफ्टवेयर आपने यूज किए, उसका आपका क्या रोल रहा और आपने उसको कैसे यूटिलाइज किया। कौन कौन सॉफ्टवेयर यूज किया आपने, और उसको किस तरीके से, कौन से सॉफ्टवेयर को आसान पाया, कौन सॉफ्टवेयर को मुश्किल पाया, क्या रीजंस थे, और किसकी जो है वो प्रेजेंटेशन आसान है। इस तरह के सवाल पूछने से ये होता है कि हमें अंदाजा होता है कि सामने वाले बंदे ने कितने ज्यादा डिफरेंट सॉफ्टवेयर के ऊपर वर्क किया हुआ है और उसकी सॉफ्टवेयर हैंडलिंग कितनी ज्यादा है। इसका जवाब, एक शॉर्ट सा जवाब बताया था, हो सकता है कि मे बी आप लोग ढूंढने में मसला हो, कि मोस्टली टेक्स्ट सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो आपके जो कैलकुलेशंस हैं और उसका जो इफेक्ट है वो किस तरह शो कर रहे हैं, असल मैटर ये करता है, ठीक है। प्रो कनेक्ट हो गया, ड्रेक हो गया, आप जस्ट कंट्रोल पी प्रेस करते हैं, प्रिंट लेते हैं, तो वो आपको दिखाता है कि यहाँ पे इम्पैक्ट आ रहा है। कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे हैं जो इम्पैक्ट नेविगेट नहीं करते, ठीक है ना। तो इस सवाल का मकसद ये होता है कि आपने जिन सॉफ्टवेयर को यूज किया है, हाँ, कितने अच्छे अंदाज में आपने यूज किया, ठीक है। और आप जो सेटिस्फाइड है किसी सॉफ्टवेयर से, तो रीजन क्या है उसका। तो वो की पॉइंट्स बताने होते हैं आपको इस सवाल के अंदर, जिससे आपकी काबिलियत, आपकी टेक्निकल स्किल्स और आपके सॉफ्टवेयर हैंडलिंग तीनों चीजों का पता चलता है, ठीक है। आखिरी सवाल है कि वो कौन से स्टेप्स हैं। अच्छा, कंटिन्यूसली डेवलपमेंट, ये तो मैंने बहुत पहले बता दिया आपको, स्टार्ट ही हमने यहाँ से किया है। जवाब इसका आपको पता है। तो ये वो सवालात है, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लें। इस पे मेजोरिटी ऑफ सवाल मैंने कवर कर लिए। हो सकता है, लाजमी सी बात है, कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो इंटरव्यू लेने वाले हैं, वो सवाल चेंज कर देंगे। बाहर अल्लाह रहम करे। तो कोशिश ये करनी है कि इससे रिलेटेड चीजों को भी निकालें। मैंने टैक्सेबल और नॉन टैक्सेबल इनकम यहाँ पे सवाल में लिखा जरूर है।
मैंने इसके अलावा भी इनकम की टाइप्स होती है, ठीक है, तो उसको भी निकालें, ढूंढें डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस क्या क्या इंटरव्यू में पूछे जा सकते हैं, इस पे वर्क करें, रिसर्च करें, और अपने आप को इतना पक्का करें कि आप जब भी कहीं इंटरव्यू में बैठे तो रिजेक्शन कभी ना देखनी पड़े आपको, ठीक है। नेक्स्ट सरकार, मुझे इजाजत। बहरहाल किसी का कोई सवाल हो तो हैंड रेस करेंगे, कुछ प्रोटोकॉल्स हैं यहाँ पे, आपको माइक को अनम्यूट किया जाएगा, आप सवाल करेंगे, सवाल शॉर्ट कीजिएगा और रेलेवेंट कीजिएगा, जो बातें हमने की इससे रेलेवेंट कीजिएगा, इससे हट के कोई सवाल है तो मुझे इनबॉक्स कर दीजिएगा लिंक्डइन के ऊपर, इंशाल्लाह वहां जवाब दे दूंगा, सेशन में हम उसको एंटरटेन नहीं करेंगे, ठीक है। किसी का कोई सवाल हो तो वो हम ले सकते हैं। उससे पहले बशार साहब अगर आप कोई वर्ड ऐड करना चाहे तो यू कैन ऐड। अस्सलाम वालेकुम। अमीन भाई, फर्स्ट ही तो मेरी उस टाइम क्लास थी तो मैंने स्टार्ट से ज्वाइन नहीं किया, मैंने कोई 10 मिनट लेट ज्वाइन किया है, लेकिन पर्सनली आप यकीन करें कि आई एम हैप्पी एंड आई एम हाईली थैंकफुल टू यू कि आपने टाइम दिया, ठीक है। तो अब मैं ये समझता हूँ कि अब अनफॉर्चुनेटली नाराज ना आप भी होइएगा और बाकी भी कोई बंदा ऑफेंड ना हो। अब अंदाजा करें कि कमेंट्स आया, मैं किसी एक बंदे को रेफर नहीं कर रहा, और ये अब वो किसी ने तो लिख दिया है, कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने नहीं लिखा। अब व्हाट दे आर एक्सपेक्टिंग कि आपने क्वेश्चन दिए हैं तो साथ में उसके आंसर भी दें। नहीं मतलब नहीं शहजादों, ऐसा नहीं होता। आप क्या करोगे, देखो मैं टू बी ऑनेस्ट बताऊं, मैं ये एक्सपीरियंस कर चुका हूं, मैं एक बात ऐड कर रहा हूँ, बहुत अहम है आप समझे इस बात को। मैंने टेक्स्ट कोर्स पढ़ा है ना, तो एक बंदे ने कहा सर मुझे टेक्स्ट कोर्स दिलवा दे, मैं बहुत गरीब हूँ, मैं नहीं कर सकता, मुझे मेरे अब्बा अम्मा ये वो, बाप भी गरीब दादा भी गरीब, वो वाला बच्चा। मैंने बा खुदा उसको टेक्स्ट कोर्स परचेज करके दिए गए, ये लो शहजादे। तकरीबन कोई मेरे ख्याल में 8 महीने हो गए हैं, 8 महीने हो गए उस बंदे ने अब तक, चूंकि हमारे पास तो पोर्टल है वहां पे नजर आता है, बशा साहब बता सकते हैं आपको कि किसने टेक्स्ट कोर्स कंप्लीट कर लिया नहीं किया, ये पता है। उसने 30% भी नहीं किया। तो जब आपको उठा के मुंह में निवाला दिया जाता है ना, आप फील ही नहीं करते यार इसकी एफर्ट क्या थी, ठीक है। तो ये नहीं शहजादो, ये एक्सपेक्ट मत करो कि मतलब आप लोगों ने एफर्ट करनी है, मैं हाजिर हूं, मैं फिर आके बैठ जाऊंगा अगर बशार साहब इजाजत देंगे तो। लेकिन मैं टू बी ऑनेस्ट, मैं ऐसे नहीं दूंगा कुछ भी चीज, आप लोगों ने मेहनत करनी है, मैंने जवाबात नहीं देने, मैंने आप लोगों से काम निकलवाना है, मैंने आप लोगों से मेहनत करवानी है, मैं ऐसे अच्छा आके नहीं आपको करूंगा कि अमीन सब भाई, कुछ बता दूंगा। आई वांट कि आप काइंडली लिंक्डइन खोल के ना अपने प्यारा सा जो वो लिंक्डइन आईडी है वो शो करवाएं, ताकि ना कुछ आपके ना फॉलोअर बनना चाह रहे हैं यहाँ पे ना, ठीक अरे है। नहीं सरकार, हाँ, मेरा नाम ऐसा है कि बहरहाल अब बशार साहब ने रिक्वेस्ट कर ही दी है तो मैं कोशिश कर लेता हूँ। दिखा दे सर। नहीं नहीं सर, मैं आ, पर्सनली तौर पे यकीन करें कि मैंने आपको रिक्वेस्ट की और आपने उसको कंसीडर किया, आई एम हैप्पी। और मैं समझता हूँ सर, देखिए इसमें आपने टाइम निकाला, बल्कि मैं समझता हूँ कि आईसीटी को आपने एक अपॉर्चुनिटी दी। दिस इज हाईली, मतलब एक जो आपका टाइम है उसका रिवॉर्ड हम आपको नहीं दे रहा है, कुछ भी नहीं दे रहा है। तो ऐसी सर्विस हर बंदा नहीं करता ओपनली, ये आपकी तारीफ मुंह पे नहीं है। और वो भी बंदा जो यूएस का काम करता हो। ये बड़ी बल्कि ये जो लोग मेहरबानी। काम कर रहे हैं, जब इनका लोग पे वास्ता पड़ेगा तो इनको आइडिया होगा कि क्या बड़ी होगा। तो सरकार ये मेरी लिंक्डइन की आईडी है, मेरा नाम ऐसा है कि अगर आप अमीनुल हक सर यूएस शेयर टेक्स। करें, सर जी अच्छा, शेयर करें। मैं शेयर कर दूं, ये शेयर कैसे करना होता है पहले मुझे ये नहीं बता दें। नहीं, वो शेयर वाले बटन, शेयर स्क्रीन पे क्लिक करें ना नीचे। अच्छा मैंने शेयर नहीं किया हुआ, ओके। हाँ, शेयर ओके नहीं सॉरी करें। सॉरी सॉरी सॉरी, मैंने बड़ी माजरत। सर मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है लिंक्डइन प्रोफाइल। हाँ बिल्कुल हो रही है सर। तो भाई ये नाम ऐसा है, अगर आप गूगल पे लिखते हैं ना अमीनुल हक यूएस टैक्स तो वो आपको यहाँ ही लेकर आ जाता है। मुझे गरीब को गूगल ने इतनी रिस्पेक्ट दी है कि अगर आप अमीनुल हक और यूएस टैक्स आगे लिख देते हैं तो वो यहाँ लेकर आ जाता है। अदरवाइज आप लिंक्डइन पे भी अमीनुल हक लिखेंगे तो आपको आईडी इंशाल्लाह आसानी से मिल जाएगी, ठीक है। बाकी ये मेरी आईडी है, शक्ल मेरी लगी हुई है, और एक ही तस्वीर दी थी काफी अर्सा पहले जो अब तक चल रही है। और इनको ये भी बता दें कि आपका वो जो हैंडल करने वाला है वो भी एक अलग पर्सन है। ये टू बी ऑनेस्ट मैं बता दूं, अच्छा मैंने वैसे बड़ी तमीज सिखाई हुई उस बंदे को, वो गलत रिप्लाई नहीं करता। आप अगर मैसेजेस करते हैं और आपको कोई रिप्लाई आता है और वो आपको लगता है कि यार मेरा रिप्लाई नहीं है, तो काइंडली वो बोल दीजिएगा मैसेज में कि भाई काइंडली किसी डायरेक्ट अमीन सर से बात करवा दें, या आप मेरा मैसेज को फॉरवर्ड कर दें। होता ये है कि आईडी मेरे पास ओपन जरूर होती है, मैं मैसेजेस देख नहीं रहा होता, क्योंकि ये अभी मैंने शायद 1 डेढ़ घंटे पहले लॉगिन की थी, फिर वो सारी चीजें देखने के बाद वो दोबारा इतनी चीजें बढ़ गई हैं। मैं लेकिन देखता जरूर हूँ सरकार। तो अगर कभी ऐसा फील हो आपको कोई सवाल पूछते हैं और जवाब आपको प्रॉपर नहीं मिलता, तो फिर आप लाजमी उनको बोल दीजिएगा कि काइंडली फॉरवर्ड माय मैसेज टू सर अमीन, तो मैं फिर प्रॉपर आपको रिप्लाई करूंगा, ठीक है। वो हैंडल करने वाले लोग तो नहीं, एक ही बंदा है बेचारा, उसकी मेहरबानी है, वो इतना वक्त दे देता है कि वो सोशल मीडिया हैंडल कर लेता है। वरना मुझे ही करना पड़ता है, मुझे गरीब को। बहरहाल कंटिन्यू सर।
अमीन भाई, बहुत अच्छा रहा सेशन में। पर्सनली तौर पे ना, ये जो आपने कहा ना एंड पे कि ये क्वेश्चंस हैं और शायद हो सकता है कि कल को कोई क्वेश्चन चेंज कर दे, ठीक है, तो हम्म। हो सकता है चेंज कर लेगा, कितने चेंज कर लेगा, इन्हीं क्वेश्चन को घुमा फिरा के पूछ लेगा, ठीक है। और हम्म। ये एक बड़ी अच्छी एफर्ट है जो आपने की है, क्योंकि हम लोग कोर्स कर लेते हैं, समटाइम हमें अगला बंदा पूछता है कि अच्छा जी ये वाली चीज बता दें, फलां वाली चीज हम्म। बता दें। और आप लोग इंटरव्यूज ले रहे होते हैं सर, जो शॉर्टली आप जानते ही हैं, ठीक है, तो उसमें जब ये क्वेश्चन उसको बंदे को मिला हुआ है पहले, अगर, हाँ, मेरा ख्याल है कि उस बंदे से बड़ा कोई, अब मैं कोई बड़ा मुमताज से लफज कहूंगा कि कोई नालायक नहीं होगा कि अगर वो बंदा क्वेश्चन पता होने के बावजूद कोई तैयारी नहीं कर रहा। हाँ सर, तैयारी तो करनी पड़ेगी ना। अब मैं अगर, मैं देखिए, मैंने वहां सपोर्ट जरूर किया कि जो क्वेश्चन ऐसे टेक्निकल थे जहां पे आपको स्टार्टिंग पॉइंट बताने की जरूरत थी, मैंने वहां बताया है। लेकिन हर एक का जवाब मैंने नहीं बताना, सही है। तो बहरहाल क्वेश्चन आ गए हैं सर, कोई क्वेश्चन अगर ले सकता तो ले ले। मैंने चैट नहीं देखा और ना मुझे जूम यूज करने का आइडिया है। मैं बड़ी माजरत अच्छा, चाहता वो हूँ। सर ना दो चार लोगों ने, एक तो मेहरबानी है, मैं आपको बता देता हूँ कमेंट्स की अगर बात करूँ जो मेरे पास कमेंट्स हो रहे हैं। सर एक तो वो कह रहे हैं कि फ़हीम शेख साहब कह रहे हैं, क्योंकि वो फ़हीम शेख साहब से मेरा थोड़ा सा इंटरेक्शन है, शायद इनको याद नहीं है, ये की तैयारी कर रहे हैं, ये माशाल्लाह। देना चाहते हैं, ठीक है। और वो कहते हैं कि अगर ये हो जाता है ना, कि अगर पाकिस्तान में ये और सीपी आ जाता है, तो ये पाकिस्तान की बहुत बड़ी अचीवमेंट है, ठीक है। बेशक बेशक, यही यही हमारी कोशिश है। आप दुआ करें सर, और ये बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी। टू बी ऑनेस्ट, ये गेम चेंजिंग मोमेंट होगा। इंशाल्लाह। उसके बाद तूबा आलम कहती हैं कि सर आप इतने अच्छे हैं कि आपने सवाल तो दिए हैं लेकिन जवाब नहीं दिए, आप बिल्कुल अच्छे नहीं हैं, ठीक है। तो तूबा सर ने इनकार कर दिया है, ठीक है, सर अच्छे नहीं हैं। नहीं, कासिम साहब मैं ने अच्छा लिंक्डइन नहीं। का बोला, दे दिया। आपने सर लिंक्डइन प्रोवाइड कर दिया, थैंक यू सो मच। फ़हीम शेख साहब ने दोबारा आके कहा कि सर आपने बड़ी मेहनत की है, बड़ा अच्छा सेशन रहा है, और सर आपका शुक्रिया और आईसी टीम का शुक्रिया, ठीक है। फिर सैयद असरुज़मान साहब आए हैं, माशाल्लाह ही इज़ एक्सीलेंट पर्सन। ये क्विक बुक्स के ऊपर इनका बहुत ज़्यादा वो हाथ माशाल्लाह। बैठा हुआ है, बड़े एक्सपर्ट माशाल्लाह। हैं। माशाल्लाह। तो एसीसीए हैं, एफिलेट अल्लाह हैं, तरक्की दा, अल्लाह मेंबर हैं। तरक्की अता फरमाए। और आमीन। तो वो कहते हैं बेहतरीन अप्रोच है, फ्री की चीज़ों की, फ्री मील्स की, किसी भी चीज़ की कोई अहमियत नहीं होती, कोई लोग उसको वैल्यू नहीं करते, तो ये तो फिर एक स्किल है। तो मेरा ख्याल है कि वो कहते हैं कि फ्री में नहीं, आपको सर्विस देनी है, अच्छे से देनी है। सदीकी साहब हैं, कुछ सदीक साहब, वो कहते हैं जी एक्सीलेंट, बेहतरीन। उसके बाद सबा कहती हैं कि आईसीटी की ये खूबसूरती है कि ये लोग टेक्स्ट को बड़ा इंटरेस्टिंग बनाते हैं और कम्प्रिहेंसिव वे में प्रेजेंट करते हैं, लेकिन इसका रिवार्ड ये आपको देना चाहती हैं। आमिर मुझे क्यों साहब देना हैं, आप चाहती है? सेशन की तारीफ करते हैं, शुक्रिया अदा करते हैं आपका। मोहम्मद अहमद सिद्दीकी साहब आपके सेशन का शुक्रिया अदा करते हैं। उसके बाद मोहम्मद असीब साहब हैं, वो आपकी स्लाइड्स को देख के चूमना चाहते हैं, फ्रेम करना वो चाहते हैं, अगर मैंने आप। मैंने आमिर साहब को दे दी है। वो आपको शेयर कर देंगे। मैंने स्लाइड सेशन से पहले ही दे दी थी। मुझे पता था कि कुछ लोगों को चाहिए होंगे, इसलिए मैंने पहले दे दी है। ठीक है। सर एक मोहम्मद रमजान साहब आए हैं, मोहम्मद रमजान साहब ने तारीफों के लिए कैसे लिखा है आपका, वो बड़ा खुश हैं आपके अच्छा। सेशन से, ठीक है। अच्छा। और वो कहते हैं कि आपका आइडिया वेबिनार का जो, या जो आपने वेबिनार प्रेजेंट किया, इसमें आपका नॉलेज हमारे सामने है, आपकी एक्सपर्टीज हमारे सामने है। और फिर उन्होंने हमें भी इज्जत दी, उन्होंने कहा कि आईसीटी भाई, ने बड़ा माजरत भाई। मेहनत की और उन्होंने एक बंदा ढूंढ के लाए, और हमें बड़ी खुशी है कि हम आईसीटी का पार्ट हैं। फिर एक शमून साहब हैं, उन्होंने सेशन की तारीफ की है और आपकी तारीफ की है। राना उमर साहब हैं, आपकी तारीफ करते हैं, ठीक है। सलमान साहब हैं, तारीफ करते हैं सेशन की। वो इमरान रसूल साहब सेशन का के लिए शुक्रिया अदा करते हैं। हसन साहब हैं, कहते हैं जज़ाकल्लाह, अल्लाह पाक आपको जज़ाए खैर दे, ठीक है जी, आमीन भी उनका आमीन भी आमीन। शुक्रिया। आप तो लोगों की मोहब्बत है। आप लोग बस मैसेजेस तो कर दिए हैं, एफर्ट भी कर लीजिएगा। यकीन माने, मुझे आपके मैसेज से ज्यादा खुशी होगी। तो टू बी ऑनेस्ट, आप लोगों ने एफर्ट करनी है। किसी ने हैंड रेस किया हुआ, किसी का कोई सवाल ऑडियो में लेना है जी तो कुछ लोगों के हैंड रेज हैं सर, सॉरी टू बिल्कुल, इंटरप्ट। आप ले लें। सॉरी सॉरी, आप ले लें, सवाल ले लें। जी अवैस खान प्लीज। अच्छा, मुझे ये क्वेश्चन करना था सर। थैंक यू, आपने बहुत अच्छा टाइम दिया है। क्वेश्चन ये था कि अगर हम फ्रेश हैं और हमसे ये क्वेश्चन किया जाता है कि अगर आपका एक्सपीरियंस नहीं है तो आप किस तरह इसको हैंडल करेंगे हम्म। और हम आपको क्यों हायर करें, तो उसके लिए थोड़ा सा गाइड कर देंगे। अच्छा, पहले तो ये कि आपका सवाल अधूरा है। टू बी ऑनेस्ट, देखें, सवाल करना एक आधा इल्म होता है ना। तो बड़े बुजुर्गों ने यही कहा है कि कहाँ कौन इंटरव्यू लेते हुए ये बात पूछता है कि आपको एक्सपीरियंस नहीं है। अवैध साहब। सर सीपीए फर्म जो है अगर आपको हायर करना चाहती है तो तो आपसे करती है। मैं कंटिन्यू करता हूँ, ठीक है, थैंक यू। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब मैं पहली दफा हायर हुआ था ना सीपीए फर्म में, तो उन्होंने मुझसे ये पूछा था कि तुम्हें क्या आता है। तो मैंने बताया, सर मुझे फला फला चीजें आती हैं।
तो उन्होंने मुझे बोला कि लेकिन हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं है, हम जो काम करते हैं वो बिल्कुल अलग सी चीजें हैं और वो ऐसी होती हैं। तो मैंने कहा सर, जहां मैंने इतनी कोशिश की है तो मैं यहाँ पे आके भी कोशिश करूंगा, और मैं यहाँ आना ही इसलिए चाह रहा हूँ कि मैं यहाँ लर्निंग करना चाह रहा हूँ। अगर मेरे पास लर्निंग है और मेरी स्किल्स भी 100% है तो मैंने आपके पास क्यों आता? ठीक है, इन विद ड्यू रिस्पेक्ट, आई वांट टू यूज दिस अपॉर्चुनिटी टू स्केल माय करियर एंड टू सर्व यू एज वेल, जहां पे दोनों के लिए बेनिफिट हो। तो इस तरीके से आप वहां क्वेश्चन आंसर आंसर करते हैं इंटरव्यू के अंदर। ठीक है, फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म पे अगर ये सवाल होता है कि भाई आप एक्सपीरियंस है या नहीं है, तो भाई खुदा के वास्ते हर जगह जो है ना हर चीज बोल देना मुनासिब नहीं होता। ठीक है, बस सही है जो आपने ये लिख दिया बहुत है कि भाई आपने ये आपकी सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। अगर वो पूछता है आपको एक्सपीरियंस कितना है, तो आप कह दें क्यूमुलेटिव बताएं कि हाँ भाई ठीक है, आपने 4 लोगों के साथ आप मिलकर काम कर रहे हैं। आप बोले ठीक है, हमारा ये एक्सपीरियंस है, कंबाइन करें तो इतना होता है, और उसकी स्पेशलिटी ये, इसकी स्पेशलिटी ये, जो मैंने बताया ना शुरू में नेटवर्किंग के साथ अप्रोच। तो फिर झूठ ना बोलें। देखिए, मैं झूठ की तरफ आपको नहीं बोल रहा बोलने के लिए, लेकिन अब आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। मैंने आपको बोला जब कोलैबोरेटिव अप्रोच होगी, 2-4 लोगों से मिलकर काम करेंगे, उसकी चीज और इसकी चीज वो दोनों मिलाकर आप अगले को बता सकते हैं कि भाई हम ये सर्विस आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। मैं ना बोले, हम बोल के बात कर लें। जी, नेक्स्ट। अच्छा अमीर भाई, वैसे ये बड़ा जेन्युइन क्वेश्चन था और आपने बड़ा अच्छा इसका आंसर दिया। तो इसमें मतलब मेरा ख्याल है कि और कोई ऐसा वे आउट हो सकता है, आप समझते हैं कि अगर उनको वो ऑफेंडिंग हो जाएंगे कि यार आपको हम उसको सर्विस तो देना चाहते हैं लेकिन अपने आप को पॉलिश करना चाहते हैं, वैसे मैं एक सवाल कर रहा नहीं हूँ। नहीं, सर्विस की बात नहीं कर रहा हूँ। सर्विस वाले को तो ये बात बतानी ही नहीं है आपने कि भाई आप जो है वो अभी फ्रेशर है या आपने सिर्फ कोर्स किया हुआ है। ठीक है ना, मैंने आपको क्या कहा कि पहले आप एक्सपर्टीज हासिल करें। मैं टू बी ऑनेस्ट, मेरा मानना यही है, जो बंदा कोर्स करता है वो पहले जॉब की तरफ जाए, अगर उसकी जॉब की एज उसकी इजाजत देती है। अगर नहीं तो भाई, अच्छा बड़ी माजरत भाई, मैं कंटिन्यू दोबारा कर लेता हूँ। इसी चीज को, इसी मसले को हल करने के लिए सर मुस्तफा मिर्चा वाला जो है, उन्होंने एक फर्म लॉन्च की है यूएस के अंदर, मैथ एलएलसीज के नाम से। वहां आपको यही चीज प्रोवाइड की जा रही है फ्रीलांसर्स को। बेसिकली हमारे अपने स्टूडेंट्स भी ना ये बहुत सी चीजें फेस कर रहे थे, तो उन्होंने फिर एक फर्म लॉन्च की है जिसमें उनके एक्सपर्ट्स बैठे हुए हैं। वो ये कहते हैं कि आप खुला सेल करें, खुली बात करें। होता क्या, जब आप फॉर फाइवर पे सेल करने जाते हैं तो वहां पे आपको एक जॉब है, उसमें से 70% जॉब आपको आती है, 30% नहीं आती। आप क्या करते हो, आप उस जॉब को या तो प्रपोजल नहीं भेजते, या आप भेजते हो तो आप शेकी होते हो क्या करना क्या नहीं करना। तो उन लोगों ने ये एफर्ट की है कि एक फर्म लॉन्च की है, और वो फर्म फ्रीलांसर्स को सपोर्ट इस अंदाज में करती है कि आप उनके स्किल्स के बिहाफ पे भी सेलिंग कर सकते हैं। दे विल परफॉर्म योर जॉब्स। जहां आपकी स्किल्स फुल है वहां आप प्रोवाइड करें, जहां आपको लगता है ये आप नहीं कर सकते आप उनसे उनसे ड्यूटी पूरी करवाएं, जॉब पूरी करवाएं, और फिर वो चार्ज करेंगे, लाजमी चार्जेबल सर्विसेज उनकी, वो चार्ज करेंगे। लेकिन आपकी प्रोफाइल स्केल अप होगी, आपका काम स्केल अप होगा, आपकी लर्निंग भी होगी अर्निंग के साथ जुड़े। वो एक प्लेटफॉर्म उन्होंने बनाया है इसीलिए कि वहां फ्रीलांसर्स जहां उनकी लिमिटेशन आ रही है वो उस लिमिटेशन को पूरा कर सके। आप कहीं जाते हैं, कुछ जो अपर फाइबर पे जॉब आती है, वो आपसे पूछते हैं आपकी स्किल्स क्या है, आपकी ये क्या है, और आप क्या ये केसेस डील कर सकते हैं। आपको पता है इसमें 70% या 50% मैं डील कर सकता हूँ, 50% काम मुझे नहीं आता। अगर आपके सराउंडिंग में कोई बंदा है, आपके दोस्त यार क्लास के बैचमेट है, आप उनसे पूछिए, अगर वो कर सकते हैं दैट्स गुड। नहीं तो फिर आप उनसे वो भी अप्रोच कर सकते हैं कि हाँ भाई हमें ये काम करवाना है, क्या चार्जेस होंगे, क्या हम इस प्रपोजल को कर दें। अच्छा, मैं ये बता दूं कि वो इसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं कि वो ये कहते हैं कि इस रेट में काम करके देंगे हम कि फ्रीलांसिंग जो करने वाले लोग हैं वो आसानी से इसमें अर्निंग भी कर सके, और जो प्रोजेक्ट वो उठा रहे हैं उसमें से उनको भी पैसे मिल सके। तो होपफुली मुझे आइडिया या मतलब मेरी उम्मीद यही है कि उनकी चार्जेस बहुत नॉमिनल से होंगे, लेकिन वर्थ इट चार्जेस है उनके। ठीक है, तो ये आ गए फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म की बात। बाकी जॉब पे ना सरकार, आप ये टैकल करने की बात है सामने वाला बंदा कैसा है कैसा नहीं है। अगर इंटरव्यूअर जो इंटरव्यू लेने वाला है वो आपकी बातों को समझ रहा है और आप उसके नेचर को समझ रहे हो, तो आप उससे बिल्कुल टू बी ऑनेस्ट होकर बात करो। अदरवाइज आप ये बोलो कि हाँ भाई ठीक है, मैंने जॉब करनी है, मैंने एक्सपीरियंस हासिल करना है, एक बंदे को आप हायर करोगे जो एक्सपीरियंसफुल नहीं है, उससे बेहतर है कि आप जिस बंदे को थोड़ी बहुत बेसिक नॉलेज है उसको हायर कर लो। हाँ, अगर एक्सपीरियंस फुल बंदा चाहिए तो ऑब्वियसली फिर आप वहां उसके लिए एलिजिबल ही नहीं ना। अभी आप डायरेक्ट बोलोगे मुझे लैम्बोर्गिनी और फरारी चाहिए, तो ऐसा तो नहीं हो सकता। अच्छा सर, आप कह रहे हैं कि आसान अल्फाज में कि आप काम पकड़ें, जैसा भी हो, जो नहीं भी आता तो आप समझे कि वैसे तो आप अपने ट्रेनर को अप्रोच करते हैं, तो बजाय हाँ, ट्रेनर को आप अब तंग करें, किसी और को तंग करें, तो आप ऐसा करें कि वो एक प्लेटफॉर्म है मैथ हाँ, एलएलसी का, वहां पे आप जाइए, वहां पे आप उनके साथ जाके अपना प्रपोजल या जो आपके पास एक अपॉर्चुनिटी आई हुई है उनके साथ शेयर करके कर लीजिए।
और उसमें से 70, 40, 30%, 90% आपको आता है वो कीजिए, बाकी उनसे करवाइए, उनके हाँ साथ जो फी है शेयर करिए। ये बिल्कुल यही है। कॉन्सेप्ट यही है कि जहाँ स्टूडेंट्स की लिमिटेशन है, जो लाजमी सी बात है, जॉब का कोई आइडिया नहीं होता कि जो फ्रीलांसर प्लेटफॉर्म पे जॉब आ रही है उसकी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट क्या है, ठीक है। तो इसलिए उन्होंने ये प्लेटफॉर्म बनाया है जिसमें वो लाजमी सी बात सर्विस से वो अदर प्रोवाइड भी कर रहे हैं, लेकिन वो स्टूडेंट्स को इस तरह की फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। अब लाजमी सी बात है वो अपने स्टूडेंट्स को कर रहे हैं तो आप लोगों भी करेंगे, क्योंकि लाजमी वो पैसे ले रहे हैं इस काम के ना। तो इट्स टोटली ओपन। वैसे मैं प्रेफर करूंगा कि पहले अपने सराउंडिंग में चेक करें, क्योंकि वो होता है ना, घी घर में ही गिरे तो ज्यादा अच्छी होती है, वो कुछ है घी थाली में ही गिरे तो ज्यादा अच्छी होती है। तो अगर दोस्त यार में है तो अच्छी बात है, अगर नहीं है कोई तो फिर यू कैन अप्रोच देम एज वेल, ओके। अमीन भाई, थैंक यू सो मच, अल्लाह पाक आपको जज़ाए खैर दे, ठीक है। तो इंशाल्लाह, अल्लाह ने चाहा तो हम आपसे कभी फिर दोबारा से आपको तंग करेंगे, आपको टाइम हमें दीजिएगा, ठीक है। तो हम ऑन एंड ऑफ आपको देखना चाहते हैं, ठीक है। हम चाहते हैं कि कुछ लोग का फायदा होता रहे। हाँ, एक साहब आए, वो कहते हैं कि उस एलएलसी का आप नाम पूरा बताइएगा। मैथ एलएलसी। हाँ ओके, मैं टाइप कर दूं अगर आपकी इजाजत हो तो। ये अगर आप, नहीं नहीं, एक MATH। एक मिनट, एक मिनट, यहाँ पे लिख देते हैं ना, कोई मसला नहीं है सर। मैं तो ऐसी चीज़ों का आपको पता है ना, आपने स्टार्ट में मेरे से पूछा, मैंने कहा कोई मसला नहीं, आप बोलिएगा। TH MATH LLC। ये एल। मैथमेटिक्स वाला मैथ LLC है। लेकिन इनकी वेबसाइट जो है वो डोमेन जो है वो मैथ्स के ऊपर है, MATHLLCS भी है आखिर वेबसाइट के ऊपर, मैथ एल एल सीज डॉट एंड पे कॉम क्या है? एस मैथ्स। एल एल सीज एस भी है। अच्छा, ठीक है। एस बीच एलएलसी। में नहीं है, वो आखिर में है, वो एस, वो एम मैथ जो है ना वो उसके बीच में एस नहीं है। और लास्ट में क्या है? लास्ट में एस है, mathllcs.com है इनका। .com है। सर एक और क्वेश्चन है, उनका भी आप ले लेते हैं, लास्ट जी 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 क्वेश्चन, जी ठीक जी। है। जी आईफोन नहीं आईफोन वही। साहब। हाँ आईफोन साहब। जी आईफोन 14 Pro Max, नहीं 15 Pro Max। वो भाई साहब पूछें, वो कहते हैं यू प्रेफर्ड लर्निंग फॉर एज 25 to 30 years। अच्छा, फिर वो कहते हैं जी, व्हाट अबाउट अबव 35। वो कहते हैं अगर मैं 35 का हूं तो ना पढूं। आपकी आवाज चली गई है अमीर उल हक साहब, सर आपकी अच्छा आवाज नहीं अच्छा, है। वो मेरे ख्याल में मीटिंग में सबको उन्होंने म्यूट कर दिया था, मेरी भी आवाज अच्छा, म्यूट हो गई। बहरहाल सर, टू बी ऑनेस्ट मैंने ये बात नहीं की है, मैं आप रिकॉर्डिंग चेक कर लीजिएगा, मैंने कहा था कि जॉब वो लोग करें जिनकी एज 25 to 30 है, वो जॉब कर लें, 2-3 साल फर्म्स में लगा ले ताकि उनकी स्किल पॉलिश हो जाए। लर्निंग के लिए मैंने ये नहीं बोला था कि लर्निंग जो है वो 30 वाले तक सिर्फ लर्निंग करे, उसके अलावा ना करे। तो ऐसा नहीं है, ठीक है। और टू बी ऑनेस्ट मैं यार बड़ा सादा दिल का बंदा हूं, मैं कहता हूँ ना यार, अब जिस बंदे ने 50 साल गुजार लिए, 35 साल 40 साल गुजार लिए ना, अब वो एफर्ट करने के काबिल इतना नहीं रहता एज कम्पेयर टू जवानी के उसके, ठीक है। तो कोशिश ये किया करें कोलैबोरेटिव अप्रोच पे काम करें, एक बंदा जिसको काम आता है, आप सिर्फ सेलिंग की तरफ ध्यान दें। मैं ये देखिए, मैं कोई आपको इस चीज से भगा नहीं रहा कि नहीं यार आप टैक्स का काम ना करें या आप ये ना करें। यार देखो, सबसे दुनिया में सबसे वैल्यूएबल स्किल पता है कौन सी है? वो है बेचने की। म्यूट कर दे भाई प्लीज। जो के बेचने एक की मिनट स्किल जो सर, है ना, सॉरी, आप ये कंटिन्यू कौन सा करें। साहब है? हाँ, हो गया म्यूट। ओके। तो दुनिया में सबसे वैल्यूएबल स्किल्स जो है ना, वो जो है वो बेचने की स्किल्स है। इफ यू कैन सेल योर सेल्फ, आप कुछ भी कर सकते हैं। तो बेचने की तरफ चले जाए अगर आप इस एज में जहां पे आप एफर्ट इतनी ज्यादा नहीं कर सकते, क्योंकि बेचना फिर भी आसान है एज कम्पेयर टू टेक्निकल चीजों में जाना, ठीक है। अगर आपकी एज 50 क्रॉस है तो आप टेक्स्ट की नॉलेज उन डेप्थ हासिल करें, डेली बेसिस पे उसके ऊपर रिसर्च करें, ये मुश्किल हो जाता है, बजाय कि आप ऐसे लोगों से अपने आप को इंटरेक्ट करें जो आपके लिए काम कर दे और आप बेचना स्टार्ट करें। वो है ना यार, मैं 10 साल लगा के लाख लाख रुपए का, उससे बेहतर है मैं 1 साल की मेहनत करूं बेचने की स्किल्स के ऊपर, और फिर फौरन से जो है वो 10 रुपए कमाना स्टार्ट कर दूं कमीशन के ब्याह पे या परसेंटेज के ब्याह पे। तो वो ज्यादा अच्छी चीज है। मेरी बात शायद हो सकता है आप समझ पाए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। बिल्कुल बेहतरीन सर, बेहतरीन, जबरदस्त। अच्छा जी, नेक्स्ट गुलाम अली साहब हैं। हम्म। गुलाम अली साहब प्लीज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, मैं ये जानना चाह रहा था कि ऑनलाइन फाइलिंग के लिए जो है, अगर हमें इधर से कोई डायरेक्ट क्लाइंट जो है वो रेफर होता है, तो हम्म। उनको जो है वो डायरेक्ट सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए हमें एक रिस्ट्रिक्शन आती है कि हम वो ई फिन ईफिन की चाहिए हाँ, होता है। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। उसमें कोई मैं कर सोल्यूशन देता हमें हूँ, कुछ थोड़ा मैं बहुत कर गाइड देता हूँ, कीजिएगा, क्या मैं वे कर आउट देता हूँ निकल सर। सकता है? कोई एलएलसी बना के
नहीं नहीं, या मैं कर देता हूँ सर। मैं बड़ी माजरत, म्यूट कर दिया, नहीं करना चाहिए था यार, गलत बात है। अच्छा भाई, वो मैं सवाल समझ गया, मैं कंप्लीट कर देता हूँ। देखिए, ई फिन की रिस्ट्रिक्शन है, यूएस रेजिडेंट को ही सिर्फ मिल सकता है, उसके अलावा लोगों को नहीं मिलता, ठीक है। सोल्यूशन क्या है? ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यूज करें। फ्री फाइल भी है आईआरएस का, वो भी यूज कर सकते हैं अगर 73,000 या 78,000 ग्रॉस एजीआई है तो, ठीक है। वो ना करना चाहे, टर्बोटैक्स यूज करें, H&R ब्लॉक्स यूज करें। देखिए, टू बी ऑनेस्ट, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, वहां चार्जेस ज्यादा है। टर्बोटैक्स $100 समथिंग चार्ज करता है, ठीक है। वहां ना आपको ईफिन की जरूरत है ना किसी और चीज की जरूरत है, आप सिर्फ जाएं डायरेक्ट वहां जाके लॉगिन क्रिएट करें, इंफॉर्मेशन एंटर करें, सबमिट करें। वो प्लेटफॉर्म है। अब मैं आपको क्या बताऊं, फिर दोबारा प्लेटफॉर्म और सॉफ्टवेयर का फर्क बताना पड़ जाएगा। बहरहाल वो प्लेटफॉर्म है, एचआर एंड ब्लॉक प्लेटफॉर्म है। इसी तरह जस्टिस या जैक्सन होविक के नाम से, पता नहीं, आई डोंट नो कैसे प्रोनाउंस करते हैं, सर्च कीजिएगा मिल जाएगा, ठीक है। तो वो जो है वो भी प्लेटफॉर्म है, वहां पे आपको ई फिन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, लेकिन वहां आप लिमिटेड वर्क कर सकते हैं। लेट से एक बंदा है, वो आता है, कहता है मेरे 2 W2 है और 2 1099 है और एक स्केजुअल सी है, वो आप कर सकते हैं। वो आए कहता है मेरा स्केजुअल ई भी है, रेंटल भी है, पिछले साल से लॉस भी आ रहा है, K1 भी आ रहा है। फिर इतना नहीं हो सकता सरकार। वो पोर्टल, वो प्लेटफॉर्म्स की लिमिटेशन होती है, और जिस तरीके से आप उसमें फॉर्म्स ऐड करते चले जाते हैं, वो उसके प्राइजेस बढ़ते चले जाते हैं, ठीक है। तो अगर आप ई फाइल करना चाहते हैं, आप टर्बोटैक्स यूज कर सकते हैं, उसमें ई फिन कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। H&R ब्लॉक यूज कर सकते हैं, उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। एक दो और प्लेटफॉर्म्स है, मैं नाम अभी मुझे याद नहीं है, अभी रिसेंटली कुछ एक स्टूडेंट ने मुझे दिखाया था। तो वो भी जो है मतलब आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, उसके अलावा आप कहते हैं नहीं सर पैसे भी बचाने हैं और फिर जो है ना वो पूरा एक्सेस भी चाहिए, तो भाई कोलेब्रेशन कर ले किसी के साथ। मैथ एलएलसी जो कर रही है वो भी यही कर रही है कि वो आपके यहाँ पे फाइलिंग भी करती है, सब कुछ करती है, आपको रिव्यू करवाती है चीजें, और वो आपके यहाँ पे फाइलिंग कर देती है, और चार्जेस आपके उसके नॉमिनल है। लेकिन टू बी ऑनेस्ट मुझे चार्जेस का पता नहीं है, ज्यादा मांग रहे तो मेरे गले नहीं पकड़ लीजिएगा कि यार वो ज्यादा पैसे मांग रहे हैं, आपने कम बोले थे। जब मुझे उन्होंने ये बताया था कि यार हम स्टूडेंट्स के लिए फैसिलिटी निकाल रहे हैं, ठीक है। तो टू बी ऑनेस्ट मुझे आइडिया नहीं है उनके चार्जेस का क्या है क्या नहीं, लेकिन उन्होंने मुझे ये बोला कि वो नॉमिनल चार्जेस उनके होंगे। अदरवाइज नहीं जाना, वहां नहीं जाओ यार, प्लेटफॉर्म यूज कर लो, टर्बोटैक्स H&R ब्लॉक। अगर लिखना चाहो तो कहीं लिख लो, H फॉर हॉर्स, एंड जो है वो Shift 7 वाला N है, एंड आर फॉर रेट, H&R ब्लॉक्स के नाम से। तो ये भी प्लेटफॉर्म्स है। तो प्लेटफॉर्म यूज करोगे, ईफिन की जरूरत नहीं है। अगर खुद का धंधा करना चाहते हो तो फिर यार ईफिन की जरूरत है, फिर किसी से कोलैबोरेशन करो, ठीक है। सर ये कुछ लोग पूछ रहे हैं कि मतलब हम नहीं कर सकते, तो भाईजान आईसीटी भी आपको सर्विस दे सकता है, ठीक है, आप हमसे भी रेट ले लीजिएगा। अभी हाँ, नहीं, टू बी ऑनेस्ट देखिए, मुझे नहीं आइडिया था, बड़ी माजरत भाई, अगर बसारा साहब अगर आप लोग कर रहे हैं, मुझे नहीं आइडिया, मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रहा। टू बी ऑनेस्ट मैंने नहीं ये कहा था कि वो लोग नहीं कर रहे हैं तो आप लोगों को सोल्यूशन बता रहा था, बाकी कोई ऐसा नहीं कि मैं प्रमोशन कर रहा हूँ। आईसीटी से करवाओ यार, अगर ये लोग कर रहे हैं तो। नहीं 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 सर, देखिए मैंने तो आपको ये कहा था, आपने मेरे से पूछा, मैंने कहा सर मुझे मसला नहीं है, देखिए यहाँ पे मैं हाँ, प्रमोशन के लिए या कोई ऐसा डिस्कशन नहीं, हमारा ऑब्जेक्टिव है कि स्टूडेंट आया है। आप लोगों को फैसिलिटेट करना, बस ये हाँ मकसद है जी, हमारा। मैंने इसी और नीयत कोई से नहीं। बोला था भाई, मैं बड़ी मदद अगर आईसीटी से करवाना चाहते हैं, अगर ये लोग कर रहे हैं, मुझे नहीं आइडिया, अगर कर रहे हैं तो दैट्स गुड, आप पहले अपने इंस्टीट्यूट को प्रेफर करें भाई। नहीं नहीं, यहाँ पे अमीन भाई हमारे पास इस्लामाबाद में ना, अभी मैंने वो एक मैकेनिज्म सेट किया हमारी प्रॉपर, मैंने भी किसी के साथ कोलैबोरेट ही किया, मैं अकाउंट मेरे पास बेहतरीन ओपन है, बेहतरीन ठीक है, तो कोलैबोरेट ही हमने भी किसी के साथ किया, लेकिन वो ये है कि बेहतरीन। काफी बड़ी फर्म है यहाँ पे। मेरे एक ईवाई के दोस्त हैं, उन्होंने अभी सेटअप की है, माशाल्लाह तो माशाल्लाह उनका आगे किसी सीपीए फर्म से लिंक है। माशाल्लाह, अल्लाह अल्लाह मुबारक करे भाई, अल्लाह कामयाब हाँ करे। अगर यहाँ से फिर आप लोग प्राइसिंग पहले ले ले भाई, और यहाँ से काम जाकर जो देखिए यार, वो होता है ना घर के वो लोग होते हैं, तो घर वाले काम होने चाहिए, तो पहले यहाँ से करें। अगर नहीं होता आप लोगों को, फिर आप वहां जाए, अगर वहां भी नहीं होता तो फिर आप कहीं और ही चले जाए। मुझे कोई मसला नहीं है, ठीक है। अमीन भाई काफी ज्यादा आपका टाइम लिया है, बहुत अच्छा सेशन रहा, हाँ बहुत यार, मजा आया, ठीक है, अल्लाह आपको उसका जजाय खैर दे, क्योंकि आमीन आमीन आमीन। इंसानों से तो कुछ एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो वो मैं हूँ या कोई भी बंदा हो या कोई हमारा स्टूडेंट हो, ठीक है, आपको इसका अजर अल्लाह की ज़ात देने वाली है, अल्लाह आमीन पाक आमीन, आपके लिए बेशक आसानियां बेशक फरमाए, ठीक है। बेशक। तो आमीन। थैंक यू सो मच। अब दुआओं की बाकी दरखास्त स्टूडेंट्स है, का भी बहुत शुक्रिया जो आए, सब जिन्होंने सब हमें दुआओं बर्दाश्त में किया। याद रखिएगा, बस मेरी रिक्वेस्ट है, सब दुआओं में याद रखिएगा, बस दुआ करे अल्लाह हमारा खात्मा ईमान पर फरमाए और बख्श दे। दुनिया में बहुत सारे गलतियां हो जाती है, अल्लाह बस हमें बख्श दे, छोटे ये सारी चीजें यहीं रह जानी है। कोई कब्र में लेके जाके ये नहीं बोल सकता कि भाई मुझे यूएस टैक्स आता, तो फरिश्ते कहेंगे भाई चलो तुम जन्नत में चले जाओ। तो अच्छे इंसान जरूर बने, आखिरी वर्ड सर यूज ऐड कर रहा हूँ, अच्छे इंसान जरूर बने। राइवलरी कोई चीज नहीं होती है, ये सब हमारे दिमाग का गेम होता है।
अच्छे इंसान जरूर बने, लोगों से रिस्पेक्ट से बात करें, सीनियर्स की रिस्पेक्ट करें, और दुआओं में याद रखें जितना रिस्क आपके लिए लिखा है ना, अल्लाह वो आपको ला के देगा, आपके डोर स्टेप पे आ जाएगा, बस आपने कोशिश करनी है और कुछ भी नहीं करना, ठीक है? तो बस दुआओं की दरखास्त है। फी अमानिल्लाह। चलें, थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।